So, Jai Hind everyone and good evening to all. Am I audible? एक बार कंफर्म कर दो भाई सभी लोग. Am I audible? Not good evening, good afternoon, sorry. Good afternoon, Sagar, अतुल, अनुष्का, गौतम. तो सभी के क्या हालचाल ये बताओ पहले. ज्योग्राफी से ब्रेक दिया मैंने आपको एक. ठीक है ना. ज्योग्राफी अभी बाकी है. ये आपको मैंने ब्रेक दिया रिवाइज करने के लिए. और दूसरा आप एक एक चीज पढ़ के बोर ना हो इसलिए. ज्योग्राफी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, मैं नहीं चाहता आप उसको बोर कर दो. एक मिनट रुकना यार, है ना. मैं एक छोटा सा काम है वो कर देता हूँ, वरना मेरी मम्मी बहुत मारेगी मेरे को. मारेगी इन द सेंस डांट मारेगी भाई. चलिए फिर क्लास स्टार्ट करते हैं आज की. सो ज्योग्राफी मैंने आपका जो इंडियन ज्योग्राफी वो अपन बाद में पढ़ेंगे, ह्यूमन ज्योग्राफी बाद में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री के बाद में अपन क्या पढ़ेंगे, आपकी इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे. उससे पहले मैं चाहता हूँ आप फिजिकल ज्योग्राफी है उसको रिवाइज वगैरह करके खत्म करके निपटा के छोड़ो, ठीक है ना. ना एक चीज बताता हूँ आपको रिवीजन कैसे करना चाहिए. ओके. जैसे देखो एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है ना, जैसे ये सब्जेक्ट आपका कंप्लीट हो गया है. सब्जेक्ट इन द सेंस एक आपका पर्टिकुलर पार्ट सब्जेक्ट का कंप्लीट हो गया है. जैसे ज्योग्राफी की बात करते हैं तो आपका फिजिकल ज्योग्राफी कंप्लीट हो गया. तो अभी क्या करना आपको, नेक्स्ट जो आपके 5-6 डेज है, जितने दिन लग रहे हैं आपको, मैक्सिमम एक हफ्ता दो, इससे ज्यादा मैं नहीं बोलता दो. ठीक है ना, इससे ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए आपको. इस एक हफ्ते के अंदर ये ज्योग्राफी एकदम अच्छे से पढ़ो, एकदम अच्छे से. है ना, इसके नोट्स वगैरह अच्छे से पढ़ो. जिस क्लास की आपको वापस देखने की रिक्वायरमेंट हो, बिना शर्म किए क्लास को वापस देखो. अपने ईगो पे कोई चीज मत लो कि मैं तो एक बार ये क्लास देखूंगा. एंड ये अगेन एक मिस्टेक होती है. क्लास को जितनी बार देखोगे ना उतनी बार आपको और ज्यादा फैक्ट्स देखने को मिलते हैं. आप बहुत सी चीजें क्लास एक बार देखते हो तो मिस कर देते हो. वही बात है, एनसीईआरटी को पहली बार पढ़ते हैं कोई चैप्टर को तो डिफिकल्ट लगता है, सेकंड बार पढ़ोगे तो और इजी लगेगा, थर्ड टाइम पढ़ोगे तो और ज्यादा इजी लगेगा. ओके, वही चीज है. तो इस ज्योग्राफी को, अब जो ये फिजिकल ज्योग्राफी हो गया, इसको ऐसे प्रिपेयर करो नेक्स्ट 7 डेज के अंदर कि इसके बाद में ना डायरेक्टली आपको इसको खोलना है आपके नेक्स्ट मंथ के एंड में. कब खोलना है भाई? नेक्स्ट मंथ के एंड में खोलना आपको फिर इसको. तो इतने अच्छे से इसको प्रिपेयर करके खत्म करो. नेक्स्ट मंथ के एंड में आपको 2 दिन देने हैं इसको, 2 से ज्यादा दिन आपको नहीं देने हैं. एक रिवीजन का प्लान ये भी होता है कि आप बार बार कोई चीज को पढ़ते हो ना, तो उतना ही कम उसको टाइम देते जाओ. जैसे पहली बार आप ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, फिजिकल ज्योग्राफी पढ़ रहे हो, आपने कितने दिन दिए? आपने 10-15 दिन दिए, जो अपन दे चुके हैं ऑलरेडी. अभी आप रिवीजन करोगे 7 डेज दो, उससे अगली बार रिवीजन करोगे तो 2-3 दिन दो, और उससे अगली बार रिवीजन करोगे जो कि होता है फाइनल रिवीजन, उसमें आपका एक ही दिन लगना चाहिए, एक से ज्यादा दिन नहीं लगना चाहिए. कुल मिला के पूरा फिजिकल ज्योग्राफी आपका एक दिन के अंदर खत्म हो जाना चाहिए. ठीक है. फिर फाइनली वन शॉट देख के जाना एंड काम खल्लास. समझ गए ना. तो इसको खत्म करना है आपको. सो टुडे वी आर स्टार्टिंग विथ केमिस्ट्री. साइंस का आपका पार्ट 1. केमिस्ट्री से कितने क्वेश्चन आते हैं भाई आपके सीडीएस में? बताओ. और एनडीए में बताओ कितने आते हैं, जल्दी से बताओ. कितने क्वेश्चन आते हैं? तो सीडीएस में तो आपके 10 क्वेश्चन आएंगे. इस बार 10 के 10 क्वेश्चन थे, वो क्लास से थे. ठीक है. पिछली बार भी आपके आई थिंक 9 या 8 समथिंग थे, 9 थे समथिंग. इस बार भी 10 ही आएंगे, ठीक है ना. क्योंकि मैंने कंटेंट अपग्रेड ही किया है. मैं इसको डाउनग्रेड कभी नहीं करता. वही एनडीए की बात करते हैं ना, तो 2-3 क्वेश्चन आपके क्या थे, दो तो नहीं बोलूंगा, 1 से 2 क्वेश्चन क्या थे आपके ट्रिक के थे, बाकी सारे क्वेश्चन आपके क्या थे, क्लास के अंदर थे. एनडीए के अंदर आपका वेरी करता रहता है, कभी 12 क्वेश्चन आ जाते हैं और कभी आपके 15 क्वेश्चन आ जाते हैं. ठीक है ना.
अब आज अपन पहला चैप्टर पढ़ने वाले हैं, मेटर्स इन आवर सराउंडिंग। ये चैप्टर इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बट यहाँ से क्वेश्चन आ जाता है ना। जैसे इस बार आपके सीडीएस के अंदर तो नहीं है इस चैप्टर से क्वेश्चन, बट एनडीए में आ जाता है। अब यहाँ पे एक चीज बोलना चाहूंगा साइंस स्टार्ट करने से पहले, केमिस्ट्री स्टार्ट करने से पहले, एज वी आर स्टार्टिंग केमिस्ट्री, तो एक बात दिमाग के अंदर बिठा लेना भाई। क्या बिठा लेना है? कि हर एक चैप्टर, हर एक पार्ट आपका इंपॉर्टेंट है। रीजन क्या है? जितना मैंने एनालाइज किया ना अभी तक सीडीएस को, जितनी बार किया, तो मैंने एक चीज देखी है सीडीएस के अंदर, ये यूपीएससी वालों का तो कभी कभी दिमाग खराब हो जाता है और एक चैप्टर से तीन तीन चार चार क्वेश्चन दे देते हैं। स्पेशली ये साइंस के अंदर ज्यादा होता है, और सब्जेक्ट की बजाय साइंस के अंदर आपके सबसे ज्यादा होता है। और सब्जेक्ट में भी हो सकता है, जैसे पिछली बार देखो, इस बार तो आपके सीडीएस को छोड़ो, उससे पिछली वाले बार वाला आप अगर आप सीडीएस देखो ना, जियोग्राफी के आपके रिवर से तीन तीन चार चार क्वेश्चन दे दिए थे दोनों सीडीएस एनडी में। तो ऐसा आपके साथ धोखा ना हो, तो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ ना, प्लीज सब पढ़ के जाना, ठीक है ना। सारी चीजें आपको अच्छे से पढ़ के जानी है। एंड लेट मी टेल यू, अगर आपको सीडीएस क्लियर करना है, स्पेशली जो ये करते रहते हैं ना, इंडिविजुअल कट ऑफ, इंडिविजुअल कट ऑफ, साइंस को अच्छे से करके जाओ। सेम अप्लाइज फॉर दी एनडीए। एनडीए का तो देखो पूरा जीएटी है ना भाई। जीएटी का आपका जीके की पार्ट की बात करूं तो 50% यही होता है। तो साइंस तो अच्छे से प्रिपेयर करनी है एनडीए वालों को, अगर हाई स्कोर करना है, अगर आपको रैंक सिक्योर करनी है, आपको कट ऑफ वाला गेम नहीं खेलना है। एंड सेम अप्लाइज फॉर सीडीएस। इवन आपको हाई स्कोर करना है तब भी आपको क्या करनी पड़ेगी भाई? साइंस करनी पड़ेगी अच्छे से। साइंस में आपको सिर्फ दो ही एनसीईआरटी फॉलो करनी है अगर आप करना चाहते हो तो, दैट इज नाइन्थ एनसीईआरटी एंड सेकंड वन इज 10th एनसीईआरटी। रेस्ट जितना मैं कंटेंट प्रोवाइड करेगा ना, आई डोंट थिंक कि आपको कोई एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत है, क्योंकि जितना मैं पढ़ाऊंगा उतना तो आपको एनसीईआरटी के अंदर भी नहीं मिलेगा। आपको 11 12 की एनसीईआरटी फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एक्स्ट्रा जितना भी स्टफ होगा वो मैं क्लास के अंदर ही कवर करवा दूंगा, ठीक है ना। फाइन। तो अभी चलिए अपन क्लास स्टार्ट करते हैं। शुड वी स्टार्ट द क्लास? शुड वी स्टार्ट द क्लास? बताओ जल्दी से। और हर एक चीज को समझना जितना समझ सकते हो, जो बिल्कुल ही ना पल्ले पड़े रट्टा मार आगे बढ़, ठीक है ना। लंबा दौड़ना आपको, कोई 100 मीटर की रेस नहीं है, ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं, ओके। तो सबसे पहले बात करेंगे अपन आपके मैटर के बारे में। व्हाट इज मैटर? किसके बारे में बात करेंगे भाई? आपके मैटर के बारे में बात करेंगे, ओके, ठीक है। तो सुनिए, एक कहानी सुनिए, कहानी सुनते हैं। मैटर क्या होता है? अगर देखो मैटर को डिफाइन करना हो, मैं डिफाइन करता हूँ, बुक डिफाइन करती है, तो कैसे डिफाइन करती है? कि भाई कोई भी वो चीज जिसका क्या हो, मास हो। कोई भी वो चीज जिसका क्या हो भाई? मास हो। एक मिनट रुकना है ना। ओके। जिसका क्या हो, मास हो, और वो क्या कर सकता है? आपके स्पेस ऑक्यूपाई कर सकता है, उसको अपन क्या बोलेंगे? उसको बोलेंगे भाई मैटर। वो भी पढ़ेंगे, आगे जाके पढ़ेंगे, वो तो काफी लेट आएगा अभी चैप्टर, ठीक है ना, वो भी समझेंगे। तो कोई भी चीज जिसका मास हो और जो स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, जिसका मतलब स्पेस ऑक्यूपाई कर सकती है, उस चीज का क्या होगा भाई? ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम होगा, है ना। उसका क्या होगा? ऑब्वियस सी बात है, वॉल्यूम होगा। उसको अपन क्या बोलते हैं? मैटर बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए ले सकते हो आप, जैसी जो अभी डिवाइस यूज कर रहे हो, चाहे आप फोन के अंदर देख रहे हो, लैपटॉप के अंदर देख रहे हो, या फिर आप किसी टेप के अंदर देख रहे हो, किसी के अंदर भी देख रहे हो, क्या उसका मास है? ऑब्वियसली उसका वेट आपको फील हो रहा है ना। जिस भी चीज का वेट फील होता है उसको, उसका क्या होता है? मास होता है। तो इसका मास है। क्या ये आपका स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है? स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना। ऑब्वियसली स्पेस देखो थोड़ा ऑक्यूपाई कर रहा है, बट स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है ना, तो इसको अपन क्या बोलेंगे? मैटर बोलेंगे। तो जो भी चीज इसका मास हो और स्पेस ऑक्यूपाई कर सकते हो, उसको क्या बोलेंगे भाई? मैटर बोलेंगे। तो ये बोल सकते हैं ना, दुनिया के अंदर जितनी भी चीजें हैं, सारी की सारी चीजें आपकी किससे बनी हुई है भाई? मैटर से बनी हुई है, ठीक है। अब देखिए पहले के टाइम में ना, ये बोला जाता था, पहले के जो भी पंडित लोग थे, जो भी साइंटिस्ट वगैरह थे, वो क्या बोलते थे? जेठालाल जैसे बोलता है कि साइंटिस्ट लोग का क्या कहना था कि आपका मैटर होता है, ये 5 बेसिक एलिमेंट से बना हुआ है, जिनका नाम बोला गया भाई पंच तत्व है। अब आप बोलोगे सर ये तो एकदम बकवास है, इसको कौन कौन एग्जाम में पूछेगा कि 5 तत्व है, ये कौन पूछेगा? कोई सेंस ही नहीं करता है। बट लेट मी टेल यू, रिसेंटली ये क्वेश्चन आपके सीएपीएफ में भी आया था। आई डोंट नो कौन से में था, 23 में था कि 22 में था। क्वेश्चन क्या आया कि मैटर आपके 5 तत्व से बना हुआ है, वो 5 तत्व कौन से हैं? तो जितनी भी लाइन मेरे नोट्स के अंदर लिखी होगी ना, एक भी लाइन आपको इग्नोर नहीं करनी, अंडर एस्टिमेट मत करना।
तो कौन से वो पांच तत्व है? पहला आपका एयर, दूसरा अर्थ, तीसरा फायर, चौथा स्काई, पांचवा वाटर। अब ये रटने वाली चीज है, ये आपको रटना है ना? ये आपको रटना है। ठीक है ना? चलिए, अभी बात करते हैं आपके फिजिकल नेचर की। ये तो हो गया आपके मैटर के बारे में, एकदम बेसिक बात है। फिजिकल नेचर की बात करते हैं तो मैटर आपका किससे बना हुआ है? ऐसा थोड़ी है कि मैटर में कोई आपके कोई सब पार्टिकल नहीं होता है। तो मैटर के अंदर आपके सब पार्टिकल्स होते हैं। मतलब मैटर आपके छोटे छोटे पार्टिकल से मिलके बना हुआ है। किससे बना हुआ है भाई? छोटे छोटे पार्टिकल्स। जब आपके बहुत सारे छोटे छोटे पार्टिकल्स मिल जाते हैं ना, तब आपका क्या बनता है? मैटर बनता है। ठीक है। और ये जो पार्टिकल्स होते हैं, ये बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि भाई आपके इमेजिनेशन से बाहर, आप सोच भी नहीं सकते, इतने छोटे होते हैं। मतलब इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि आप नेक डाई से इनको देख भी नहीं सकते हो। समझ गए ना? इतने छोटे पार्टिकल से बने हुए हैं। अब आगे जाके आप पढ़ोगे कि ये पार्टिकल्स आपके एटम्स होते हैं, मॉलिक्यूल्स होते हैं। उसके आगे जाके आप पढ़ोगे कि इनके अंदर भी आपके सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, जैसे न्यूट्रॉन हो गया, प्रोटॉन हो गया, इलेक्ट्रॉन हो गया। अब वो खैर आगे की चीजें अभी अपन डिस्कस नहीं करेंगे। तो अभी के लिए इतना ध्यान रखना है कि मैटर आपका किससे बना हुआ है? पार्टिकल से बना हुआ है, और पार्टिकल बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। ठीक है। अब इन पार्टिकल्स की प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, यहां से क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में। प्रॉपर्टी से स्टेटमेंट बेस्ड डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। अभी मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको। पहली प्रॉपर्टी देखो क्या है। जो पार्टिकल्स होते हैं ना मैटर के, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, इनके बीच में क्या होता है भाई? स्पेस होता है। पहली प्रॉपर्टी आपको याद रखनी है। ये जो पार्टिकल्स होते हैं, जैसे मान लो ये आपके क्या है भाई? पार्टिकल्स है। ठीक है ना? ये पार्टिकल्स है। इन पार्टिकल्स के बीच में आपको क्या मिलेगा भाई? स्पेस देखने को मिलेगा। ठीक है ना? क्या देखने को मिलता है आपको? स्पेस देखने को मिलता है। दूसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है। दूसरी प्रॉपर्टी कहती है आपके कि पार्टिकल्स ऑफ मैटर्स आर कंटिन्यूअसली मूविंग। कि भाई ये जो पार्टिकल्स होंगे ना, ऐसा नहीं है कि एक ही जगह पड़े रहते हैं। आपकी तरह आलसी नहीं है ये। क्या करते रहते हैं? आपके मूव करते रहते हैं। कभी इधर चला जाएगा, कभी उधर चला जाएगा, कभी इधर चला जाएगा। ठीक है ना? तो ये हमेशा क्या करते रहते हैं? मूव करते रहते हैं। अब एक चीज सोचो, कोई भी चीज अगर मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? जल्दी से बताओ। कोई भी चीज अगर आपकी मूव कर रही है तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? बता सकते हो? इफ एनीथिंग इज मूविंग तो उसके पास कौन सी एनर्जी होगी? लेट नहीं होना अर्जुन। अर्जुन होके यार लेट हो रहे हो। हाँ, कौन सी एनर्जी होती है भाई? काइनेटिक एनर्जी होती है। ठीक है ना? देखो, कोई भी चीज अगर मूव करती है ना, तो उसके पास क्या होती है? आपकी काइनेटिक एनर्जी होती है। कौन सी एनर्जी होती है? काइनेटिक एनर्जी। आपने एक नाम सुना होगा, मैकेनिकल एनर्जी। नाम सुना है ना भाई? मैकेनिकल एनर्जी नाम सुना होगा। मैकेनिकल एनर्जी आपकी दो टाइप की होती है। एक तो होती है आपकी कौन सी? काइनेटिक एनर्जी। और एक होती है आपकी पोटेंशियल एनर्जी। वैसे तो इन डिटेल आप आगे जाके इनको भी वापस पढ़ोगे। अभी के लिए मैं बेसिक आइडिया दे देता हूँ। काइनेटिक एनर्जी वो एनर्जी होती है जो वो मोशन के कारण होती है। किसके कारण होती है भाई? मोशन के कारण। जैसे मान लो आप गाड़ी लेके जा रहे हो, तो आपकी गाड़ी की क्या हो रही है? मोशन हो रही है। तो मोशन हो रही है तो मतलब आपकी गाड़ी में एनर्जी कौन सी है? आपकी काइनेटिक एनर्जी है। जैसे सपोज करो आप रन कर रहे हो, रनिंग कर रहे हो या फिर चल रहे हो, अगेन आप मूव कर रहे हो, तो मोशन कर रहे हो, तो कौन सी एनर्जी होगी? काइनेटिक एनर्जी। वहीं जो पोटेंशियल एनर्जी होती है ना, दूसरी होती है पोटेंशियल एनर्जी। ये दोनों मिलकर आपके मैकेनिकल एनर्जी बनाती है। पोटेंशियल एनर्जी आपकी क्या होती है भाई? ये आपके हाइट के बेसिस पे होती है। ठीक है ना? पोजीशन के बेसिस पे होती है। पोजीशन के बेसिस पे होती है। ठीक है। अब जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट है। ये मान लो एक बिल्डिंग है, ये दिख रहा है आपको, ये बिल्डिंग है। मैं इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ऊपर लेके गया। अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को देखो सिर्फ ड्रॉप ही करता हूँ, मतलब मैं नीचे धक्का नहीं दे रहा हूँ, फिर भी ये ऑब्जेक्ट देखो नीचे आके गिरती है। अब देखो, जैसे जैसे आप हाइट के ऊपर लेके गए तो इसके अंदर एक एनर्जी स्टोर हो गई ना। आपने पोजीशन चेंज की। पहले मान लो ऑब्जेक्ट यहाँ थी तो यहीं पड़ी रहेगी। जब आप इसको ऊपर लेके गए तो इसके अंदर एक एनर्जी फील हो जाती है, जिसको बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ये पोजीशन के कारण हुई है। इसके अंदर देखो आपने कोई मोशन नहीं दिया, बट ग्रेविटी के कारण ये नीचे गिरेगी। वो ग्रेविटी के कारण इसकी जो एनर्जी बन गई ना, उसको क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी कहते हैं। ठीक है भाई? ओके। तो ध्यान ध्यान रखना, मैकेनिकल एनर्जी आपके इन दोनों का सम होता है। अब अभी के लिए सिर्फ अपन काइनेटिक एनर्जी पढ़ रहे हैं, क्योंकि थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसलिए पढ़ रहे हैं, क्योंकि एक चीज आपको मेरे को समझानी है। नाउ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ एम वी स्क्वायर। क्या फॉर्मूला होता है भाई? हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी का स्क्वायर। जैसे मान लो आपकी गाड़ी है। अब आपकी गाड़ी का क्या होगा भाई? मास तो होगा ना। आपकी गाड़ी का क्या होगा? मास होगा। कुछ ना कुछ 5 किलो हो सकता है, 10 किलो हो सकता है, कितना भी हो सकता है।
और आपकी गाड़ी मूव कर रही है तो उसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी भी होगी, किस स्पीड से मूव कर रही है ना। वैसे स्पीड अलग चीज होती है, वेलोसिटी अलग होती है। तो अभी के लिए ऐसे समझ लो कि स्पीड ही है एक तरीके से, ठीक है। तो आपकी किसी ना किसी स्पीड से मूव कर रही है, हो सकता है 10 मीटर पर सेकंड से कर रही है, 5 मीटर पर सेकंड से। वो जब वैल्यू यहाँ पे आप पुट कर दोगे तो वैल्यू आएगी, तो ये काइनेटिक एनर्जी की आएगी। समझ गए ना। अब एक चीज देखो, मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल देता हूँ। ये मान लो एक बर्तन है, ओके, ये कंटेनर है, और इसके अंदर मान लो कि आपके वाटर है। आपने इसके अंदर क्या लगाई भाई, नीचे लगाई फ्लेम, और मान लो आधे घंटे से इसको गर्म कर रहे हो। आप अगर आधे घंटे से इसको गर्म करते हो तो आपने देखा पानी उबलने लगता है, देखा ना भाई। पानी क्या करने लगता है, उबलने लगता है। तो किसी भी चीज की अगर आप क्या करोगे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे ना, तो उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। ये अंदर जो मोलिक्यूल्स होते हैं, है ना, छोटे छोटे, आपने बूंदे भी देखी होगी, बूंदे से समझ लो। वो बूंदे क्या करने लगती है, ऐसे फास्ट आपकी मूवमेंट करने लगती है। तो किसी भी चीज का अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी वेलोसिटी क्या होती है, इंक्रीज होती है। और अगर वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगी ना। तो ये रिलेशन याद रखना कि काइनेटिक एनर्जी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। जितना ज्यादा टेम्परेचर बढ़ाओगे उतनी ज्यादा उसकी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी। समझ गए भाई। चलिए अभी आगे देखिए, आगे एक प्रॉपर्टी देखो। पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन विथ ईच अदर। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। अगर मान लो आप क्या कर रहे हो भाई, जैसे ये मान लो आपका क्या है, वोटर है। समझना, हर चीज को समझोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेगा। ये मान लो आपका वोटर है। इस वोटर के अंदर मान लो मैंने क्या किया, ये क्या है भाई, H2O है आपका, वोटर है। इसके अंदर मैंने डाला आपका सुगर डाला। क्या डाला भाई, आपका सुगर डाला। अच्छा, एक सुगर क्या होता है भाई, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, क्या होता है, किसी को पता है। व्हाट इज सुगर। सुगर अब आपका मिक्सचर होता है, कंपाउंड होता है, एलिमेंट होता है, क्या होता है, अलॉय होता है, क्या होता है। किसी को पता हो तो बताना, वैसे ये चीजें भी आगे पढ़ेंगे अपन। तो अगर देखो इसके अंदर मैं शुगर डाल दूं और पानी आपका पड़ा है, मैं इसके अंदर मिक्स भी नहीं करता हूँ, ऐसे कुछ घुमा भी नहीं रहा हूँ, फिर भी आपकी चीनी थोड़ी देर बाद में घुल जाती है ना भाई। मानते हो ना ये चीज। थोड़े टाइम बाद में आपकी चीनी क्या होती है, घुल जाती है ना इसके अंदर। तो चीनी इसके अंदर क्या होगी, आपकी घुल जाती है। ऐसा क्यों होता है, देखो H2O आपका वाटर है, ये भी क्या है, एक मैटर है। वाटर भी क्या आपका एक मैटर है। इस हर मैटर के अंदर मैंने क्या बताया, आपके ये जो पार्टिकल्स होते हैं इनके बीच में स्पेस होता है, बताया था ना अभी थोड़ी देर पहले। तो इस वाटर में क्या हो गया, आपके स्पेसेस होंगे पार्टिकल्स में। अब शुगर के पार्टिकल्स जब अंदर जाएंगे तो इन स्पेसेस के अंदर क्या हो जाते हैं, फिल हो जाते हैं, और फिल होने के कारण क्या हो जाते हैं, आपके मिक्स हो जाते हैं। ये जो अपने आप इंटरमिक्सिंग हो जाते हैं ना, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन, इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन। क्या बोलते हैं भाई, इस प्रोसेस को बोलते हैं अपन डिफ्यूजन, जो ऑटोमेटिकली आपके मिक्स हो जाता है। समझ गए। तीसरी प्रॉपर्टी देखो क्या कहती है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर ड्यू टू फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देम। कोई भी दो पार्टिकल है ना मैटर के, इन दोनों के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, और ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते रहते हैं। इसके कारण क्या रहते हैं, ये एक साथ आपके जुड़े रहते हैं, ठीक है ना। तो इनके बीच में क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब ये चीज मैंने देखो यहाँ पे भी लिख दिया है, इंटरमिक्सिंग ऑफ टू मैटर्स ऑन देयर ओन, इसको क्या कहते हैं अपन, डिफ्यूजन कहते हैं। अच्छा एक चीज, ठंडे पानी में अगर चीनी मिला रहा हूँ और गर्म पानी में चीनी मिला रहा हूँ, किस में जल्दी मिक्स हो जाएगी, जल्दी से बताओ। हाँ, शुगर क्या आपका भाई कंपाउंड है, शुगर क्या है, कंपाउंड है। जल्दी से बताओ मेरे को। अगर मैं गर्म पानी में क्या करता हूँ, चीनी मिलाता हूँ, और ठंडे में मिलाता हूँ, कौन से में जल्दी मिक्स होगी। शुगर आपका कंपाउंड है भाई, ठीक है ना। इसका केमिकल फॉर्मूला भी है, जिसका भी केमिकल फॉर्मूला हो ना वो समझ लेना आपका कंपाउंड है। तो गर्म पानी में जल्दी मिक्स हो जाएगी ना। तो यहां से आपको क्या समझ में आया, जितना ज्यादा टेम्परेचर होगा उतना ज्यादा क्या होगा, डिफ्यूजन रेट होगा, मतलब उतनी जल्दी वो मिक्स हो जाएगा। समझ गए ना। तो इस तरीके से याद रखना है, जितना ज्यादा टेम्परेचर उतना ज्यादा जल्दी मिक्स हो जाएगा, तो मतलब डिफ्यूजन रेट क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अभी चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। आप बताओ इसका आंसर। ये क्वेश्चन आया हुआ आपके आई थिंक सीडीएस के अंदर, ठीक है ना। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन, पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। कौन से स्टेटमेंट सही है। आज एक भी क्वेश्चन गलत मत करना भाई, केमिस्ट्री क्लास में देखते हैं ऐसा कोई बच्चा हो पाता है क्या, जो एक भी क्वेश्चन केमिस्ट्री में गलत ना करे आज क्लास के अंदर। लेट्स सी, आज कौन टॉप करता है। कौन करेगा भाई आज टॉप, किसका चांस है।
ठीक है। पहला देखो, पार्टिकल्स ऑफ मैटर इंटरमिक्स ऑन देयर ओन। अभी मैंने बताया डिफ्यूजन, डिफ्यूजन से अपने आप क्या हो जाते हैं, आपके इंटरमिक्स हो जाता है। पहला स्टेटमेंट सही। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। जो आपके पार्टिकल्स होते हैं मैटर के, उनके बीच में क्या होता है, एक फोर्स आपका एक्ट करता है, जिस फोर्स को अपन क्या बोलते हैं भाई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बोलते हैं। तो उनके बीच में फोर्स भी आपका क्या करता है, एक काम करता है। ठीक है ना। तो सेकंड स्टेटमेंट भी सही है, तो आंसर हो जाएगा सी। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी इसका आंसर बताओ। ये आया था एनडीए 2024 में, मतलब पिछले एनडीए में क्वेश्चन आया था ये। अब इसके अंदर ये ऑप्शन है ना, ये मैंने खुद लिखे हैं आपके। अ- अलग ऑप्शन थे एनडीए वाले में, क्योंकि मेरे पास इतना टाइम नहीं था। ऐसा क्या? क्या पता यार, मेरे पास तो आईओएस डिवाइस है नहीं, मेरे को पता ही नहीं है वो एप्लीकेशन कैसा है, मैंने कभी खोल के नहीं देखा लिटरली। चलो इसका आंसर बताओ भाई। आपको बोला है इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैटर ऑन देयर ओन। क्या कहते हैं भाई इसको? ऑस्मोसिस नहीं कहते हैं, डिफ्यूजन कहते हैं। ठीक है ना। बाकी आई थिंक एनडी के अंदर ऑप्शन एक दिया था आपको, ब्राउनियन मोशन दिया था। ब्राउनियन मोशन, एक और था यार, है ना। एक दिया था आपको, कंडक्टेंस दिया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले ऑप्शन चेक किए थे, ठीक है ना। एक कंडक्टेंस दिया था, तो ये तो हो नहीं सकता। चलिए अभी बात करते हैं आपके स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में। ठीक है ना। स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में बात करते हैं। अब स्टेट्स ऑफ मैटर तो वैसे सबको पता होगी, बस इनकी प्रॉपर्टीज ध्यान रखनी है और कुछ नहीं है भाई। ठीक है ना। इनकी प्रॉपर्टीज आपको याद रखनी है, बाकी इसके अंदर कुछ भी नहीं है। देखो क्या क्या प्रॉपर्टीज है। प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। अब देखो सॉलिड की बात कर रहा हूं मैं सबसे पहले। सबसे पहले सॉलिड की बात करता हूँ। तो सॉलिड्स जो होते हैं वो क्या होते हैं भाई, रिजिड होते हैं। एकदम रिजिड मतलब एकदम कठोर होते हैं, ये तो सबको पता होगा। सॉलिड कभी सॉफ्ट देखा आपने? सॉफ्ट नहीं होता है। ठीक है ना। एकदम रिजिड होता है। सॉलिड होते हैं, उनकी क्या होती है, डेफिनेट आपकी शेप होती है। शेप कैसी होती है, एकदम डेफिनेट होती है। मतलब एक प्रॉपर शेप होती है, ऐसा थोड़ी है कि एकदम कभी कोई शेप हो जाती है, कभी कोई शेप हो जाती है, एकदम परफेक्ट शेप रहती है। और डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती है, मतलब क्लियरली आपको उसकी आउटलाइन देखने को मिलती है। ठीक है। सॉलिड होता है, इसका फिक्स वॉल्यूम होता है। वॉल्यूम चेंज थोड़ी तो होता रहता है, कभी बड़ा हो गया कभी छोटा हो गया, ऐसा नहीं होता ना, एकदम फिक्स्ड वॉल्यूम रहती है। अब देखो सॉलिड इतना ज्यादा रिजिड होता है, तो सॉलिड के अंदर देखो एक्चुअली चीज क्या होती है। अगर मैं सॉलिड की बात करूं तो सॉलिड के अंदर एक्चुअली देखो चीज क्या होता है। ये आपका मान लो क्या है, सॉलिड है। ठीक है। ये क्या है भाई आपका, सॉलिड है। अब सॉलिड के अंदर जो आपके पार्टिकल्स होते हैं ना, ये पार्टिकल्स क्या होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। ऐसे पास पास क्या होते हैं आपके, क्लोजली पैक्ड होते हैं ऐसे। ठीक है ना। एकदम पास पास क्या होते हैं, क्लोजली आपके पैक्ड होते हैं। क्या होते हैं भाई, क्लोजली पैक्ड। क्लोजली पैक्ड होते हैं, तो इसके कारण क्या होता है, ये एकदम रिजिड होता है। तो इसको अगर आप मान लो अपने अंगूठे से ऐसे दबाने की कोशिश करते हो, तो ऐसा थोड़ी होता है कि सॉलिड दब जाता है। जैसे पत्थर ले लो, पत्थर को दबाने की कोशिश करोगे तो कंप्रेस नहीं होता ना, तो एकदम नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी होती है आपकी, ना के बराबर कंप्रेस होता है। ठीक है। बट फिर भी मान लो आपने बहुत ज्यादा फोर्स लगा दिया कि मैं तो इसको कंप्रेस करके रहूंगा, कुछ भी हो जाऊं, है ना, एकदम बाहुबली बन जाऊंगा। भाई बाहुबली बन जाओगे तो एट द एंड क्या हो जाएगा, ये टूट जाएगा। ये क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा, अगर आपने बहुत ज्यादा इसके ऊपर आउटसाइड फोर्स लगाया। ठीक है। अब ये जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्लोजली पैक्ड क्यों होते हैं, इसके पीछे भी एक रीजन है। अभी थोड़ी देर मैंने पहले बताया आपको कि मेटर्स के जो पार्टिकल्स होते हैं ये क्या होते हैं, इनके बीच में एक फोर्स लगता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो ये जो पार्टिकल्स होते हैं ना सॉलिड वाले, इनके बीच में जो फोर्स होता है ना, काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, मतलब एक दूसरे को जकड़ के रखता है, खींच के रखता है, एक दूसरे को ज्यादा दूर नहीं जाने देता है। इसी कारण क्या होते हैं ये आपके एकदम क्या होते हैं, सॉलिड होते हैं। एग्जाम्पल के लिए टेबल, रबर, शुगर क्रिस्टल। शुगर क्रिस्टल भी आप क्या ले सकते हो, एग्जाम्पल ले सकते हो। एक एग्जाम्पल देखो, स्पोंजे। स्पोंजे देखा ना सभी ने? स्पोंजे देखा ना भाई सभी ने? स्पोंजे के अंदर क्या होते हैं, आपके होल्स होते हैं। ठीक है। अब आप बोलोगे सर स्पोंजे भी तो सॉलिड सॉलिड है, उसको तो कंप्रेस करते हैं तो कंप्रेस हो जाता है। एक्चुअल में देखो उसके अंदर होता क्या है, स्पोंजे के अंदर क्या होते हैं, होल्स होते हैं। इन होल के अंदर क्या हो जाती है, आपकी एयर फिल हो जाती है। जब आप इसको कंप्रेस करते हो ना, दबाते हो, तो ये एयर एक्चुअल में बाहर निकलती है, आपका स्पोंजे एक्चुअल में कंप्रेस नहीं होता है।
ठीक है ना, तो ये बात भी ध्यान रखना। अब दूसरा बात करते हैं अपन लिक्विड, रिलेट करके चलना, कुछ भी कंफ्यूजन नहीं होगा। हाँ, बर्तन धोने वाला। लगता है विनय खुद ही बर्तन धोता है, मेरे को लग रहा है ना विनय? बाहर रहते हो क्या कहीं? चलो ये वाला देखो। अब लिक्विड की बात करते हैं, तो लिक्विड आपका क्या होता है भाई? फ्लूइड होता है। ठीक है ना? लिक्विड क्या होता है आपका? फ्लूइड होता है। इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती है। लिक्विड को देखो, जिस बर्तन के अंदर आप डालोगे ना, उसी बर्तन की शेप ले लेगा। जैसे मैं मान लो आपके क्या करता हूँ, कोई आपके सिलेंडर में डालता हूँ, सिलेंड्रिकल कंटेनर के अंदर, तो वैसी शेप हो जाएगी। अगर मैं कोनिकल बर्तन के अंदर डालूंगा तो वैसी शेप हो जाएगी। तो इसका कोई आपका क्या नहीं होता है, फिक्स शेप नहीं होता है, और जिस कंटेनर में डालोगे वैसी शेप हो जाएगी। बट इसका वॉल्यूम फिक्स होता है। जैसे कि आपने मान लो सिलेंडर वाले में 2 लीटर लिक्विड डाला था, अभी भी वो 2 लीटर ही रहेगा, दूसरे के अंदर डालोगे तो वॉल्यूम क्या रहता है? फिक्स रहता है। अब ये जो, अगर अपन इसकी बात करते हैं आपके लिक्विड की बात करते हैं, तो पार्टिकल्स क्या होते हैं? थोड़े थोड़े भाई दूर होते हैं। सॉलिड वाला सीन नहीं होता है। इसके अंदर पार्टिकल्स स्लाइटली क्या होते हैं आपके? दूर दूर होते हैं। ठीक है ना? पार्टिकल्स क्या होते हैं? लूजली पैक्ड होते हैं आपके, लूजली पैक्ड होते हैं। अब लूजली पैक्ड होंगे तो भाई देखो एकदम मस्त है जगह घूमने के लिए, तो इधर उधर क्या करने लगेंगे आपके? घूमने लगेंगे। ठीक है? रीजन क्या है ये लूजली पैक्ड का? क्योंकि वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन होता है। अट्रैक्शन तो होता है पार्टिकल्स के बीच में, बट सॉलिड से क्या होता है? कंपेरेटिवली लो होता है। इसके कारण ये क्या हो जाता है आपका? कंप्रेस हो जाता है। इसके कारण क्या हो जाता है भाई आपका? कंप्रेस हो जाता है। देखो कंप्रेस हो जाता है, बट कम होती है कंप्रेसिबिलिटी। आप पानी को ज्यादा नहीं दबा सकते हो, कुछ हद तक दबा सकते हो, बट वो ज्यादा नहीं दबा सकते हो। ठीक है? ओके। सॉलिड लिक्विड गैस कैन डिफ्यूज इन लिक्विड। अब देखो जो आपका सॉलिड, जैसे कि शुगर हो गया, शुगर को आप पानी के अंदर मिक्स कर सकते हो ना, है ना? आप किसी लिक्विड को भी पानी के अंदर मिक्स कर सकते हो, आप किसी गैस को भी क्या कर सकते हो? पानी में मिक्स कर सकते हो। तो आप इन तीनों को क्या कर सकते हो? किसी लिक्विड के अंदर डिफ्यूज कर सकते हो। ठीक है ना? किसी लिक्विड के अंदर क्या कर सकते हो? डिफ्यूज कर सकते हो। डिफ्यूज मतलब मिक्सिंग कर सकते हो। अब इनके जो रेट ऑफ डिफ्यूजन होता है, कि मतलब कितनी जल्दी क्या कर लेंगे? ये मिक्स कर लेंगे। कितनी जल्दी क्या कर लेंगे भाई? मिक्स कर लेंगे। तो ये मिक्सिंग, इनकी जो डिफ्यूजन रेट होती है ना, ये सॉलिड से ध्यान रखना आपकी क्या होती है? कम कम होती है। रीजन क्या है? क्योंकि इनके बीच में देखो इंटरसेलुलर स्पेसेस ज्यादा होते हैं, तो मिक्सिंग ज्यादा जल्दी होगी। वही इनके बीच में देखो स्पेसेस क्या थे आपके? कम थे। स्पेसेस क्या थे? कम थे। तो उनके अंदर क्या होगा? डिफ्यूजन रेट कम होगा। तो ध्यान रखना, आपके लिक्विड का, सॉलिड का डिफ्यूजन रेट क्या होता है? कंपेरेटिवली लो होता है विथ रेस्पेक्ट टू लिक्विड। एग्जाम्पल के लिए वाटर, पेट्रोल, ये ले सकते हो आप। ओके। फिर थर्ड स्टेट आता है आपका भाई गैसीय स्टेट। थर्ड स्टेट क्या आता है? गैसीय स्टेट आता है। अब गैसीय स्टेट देखो अगेन आपका रिजिड नहीं होता है। गैस गैस की देखो कोई फिक्स शेप नहीं होती है, और ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। दोनों चीज ही आपकी फिक्स नहीं होती है। अब गैस की देखो कंप्रेसिबिलिटी एकदम हाईएस्ट होती है। रीजन क्या है? एकदम हाईएस्ट होने का कारण क्या है? एकदम हाईएस्ट होने का कारण क्या है? जैसे मान लो ये आपका कंटेनर है, इसके अंदर गैस फिल करेंगे, तो गैस के जो पार्टिकल्स होते हैं एकदम दूर दूर होते हैं। मस्त, जैसे ऐसे मान लो कि बाजरे के खेत में घूम रहे हैं, है ना? खुले सांड घूम रहे हैं, वैसे घूमते रहते हैं एकदम। अब इतने दूर दूर होते हैं। रीजन क्या है इसका? कि आपका वेरी वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, मतलब अट्रैक्शन फोर्स इसमें सबसे वीकेस्ट होता है। इसके कारण पार्टिकल्स एकदम लूजली पैक्ड होते हैं और फ्रीली मूव करते हैं, तो इसकी कंप्रेसिबिलिटी काफी हाई होती है। इसी कंप्रेसिबिलिटी हाई के कारण आपने देखा होगा आपके घर में क्या यूज किया जाता है भाई? एलपीजी यूज किया जाता है ना? एलपीजी यूज किया जाता है, सीएनजी यूज किया जाता है। ये एलपीजी और सीएनजी एक्चुअल में है क्या? देखो एलपीजी की फुल फॉर्म क्या होती है, कोई बताएगा? फुल फॉर्म छोड़ो, आप ये बताओ कि एलपीजी के अंदर गैसेस कौन सी होती है, किसी को पता है? एलपीजी के अंदर गैसेस कौन सी होती है, किसी को पता है? और साथ में ये भी बताओ सीएनजी के अंदर कौन सी होती है? एलपीजी की देखो फुल फॉर्म की बात करें तो फुल फॉर्म क्या है? लिक्विफाइड लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। पेट्रोलियम गैस। देखो क्या लिखा है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। मतलब गैस को क्या किया गया? लिक्विफाई किया गया। जब आप हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे किसी गैस को क्या करते हो? कंप्रेस करते हो ना, तो वो क्या हो जाती है? लिक्विफाई हो जाती है। आपको लगता होगा सिलेंडर के अंदर क्या होती है? लिक्विड होती है। मैंने थोड़े दिन पहले एक रील देखी थी शायद, पता नहीं कौन सी जगह की थी। वो मतलब लोग मेरे को नहीं लग रहे थे इतने एजुकेटेड थे। तो वो क्या कर रहे थे, एक सिलेंडर थे, सिलेंडर से क्या निकाल रहे थे ऐसे सिलेंडर के अंदर ना वो आगे एक डालते हैं ना अपन, लीड जैसी डालते हैं, जिससे क्या निकलती है? गैस बाहर निकलती है। तो वो लोग क्या कर रहे थे, सिलेंडर पे गैस डाल वो लीड डाल के और सारी की सारी गैस आपकी रोड के ऊपर निकाल रहे थे। तो रोड क्या हो रही थी? उससे गीली हो रही थी। रोड क्या हो रही थी? गीली हो रही थी। तो वो वीडियो के अंदर क्या बोल रहे थे कि ये गैस वाले क्या करते हैं? चीटिंग करते हैं। इन लोगों ने पानी दे दिया अपने को गैस की जगह, क्योंकि एक्चुअली में नाम तो गैस है ना। अब वो लोग बोल रहे हैं कि इन लोगों ने क्या दे दिया? पानी दे दिया हमें गैस की जगह।
तो मैं सोच रहा था भाई ऐसा थोड़ी होता है। ठीक है, तो एलपीजी क्या होता है? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है। ओके, ये गैस को ही आपके क्या किया गया है, एट हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पे कंप्रेस किया गया है, ये एक्चुअल में गैस होती है। और सेम आपकी सीएनजी की फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस नेचुरल गैस, कंप्रेस नेचुरल गैस। अब मैं इसकी एलपीजी की बात करता हूं, तो एलपीजी के अंदर देखो कौन सी आपकी गैसेज होती है। एक होती है ब्यूटेन और एक होती है प्रोपेन। इन दोनों का क्या होता है? जनरली मिक्सचर होता है। ठीक है ना, इन दोनों का क्या होता है? आपका जनरली मिक्सचर होता है। अब इसके अंदर ना आपकी एक और चीज ऐड की जाती है। क्या ऐड की जाती है भाई? सल्फर गैस ऐड की जाती है। क्या की जाती है? सल्फर गैस। इस सल्फर गैस को ऐड करने के पीछे का देखो कारण क्या है, रीजन है इसके पीछे ऐड करने का। आपने देखा है जब भी गैस आपकी बाहर निकलती है तो आपको एक स्मेल आती है। वो स्मेल आपके ब्यूटेन प्रोपेन से नहीं आती है, एक्चुअली में वो सल्फर गैस होती है ना, उसकी स्मेल आती है। तो इस ये गैस का ऐड करने का सिर्फ एक ही रीजन है कि आपको पता चल जाए कि गैस क्या हो रही है, लीकेज हो रही है। वो स्मेल इसी के कारण आती है आपकी। ठीक है ना। वहीं अगर मैं सीएनजी की बात करूं तो सीएनजी की आपकी फुल फॉर्म क्या होती है? कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। ठीक है ना। ओके, इसके अंदर आपकी मेजर गैस कौन सी होती है? मीथेन होती है, मीथेन। ठीक है जी। ओके, अब आगे बात करते हैं। डिफ्यूजन रेट इज हाईएस्ट। देखो गैस के अंदर डिफ्यूजन रेट हाईएस्ट होता है। मैंने क्या बताया? सॉलिड का सबसे कम होता है। सॉलिड का क्या होता है? सबसे कम होता है। लिक्विड का उससे ज्यादा होता है। और गैस का आपका क्या होता है? सबसे ज्यादा डिफ्यूजन रेट होता है, मतलब सबसे ज्यादा क्या हो जाता है आपका? फास्टेस्ट डिफ्यूज हो जाता है। ठीक है ना, मिक्स हो जाता है। पार्टिकल्स इसके क्या करते रहते हैं? आपके फास्टर मूव करते रहते हैं। ठीक है ना। अब ये देखो पार्टिकल्स आपके मूव करते हैं तो एक दूसरे के साथ क्या करते हैं? कोलाइड करते हैं। और जिस बर्तन के अंदर आपने भर रखा है उसके कंटेनर पे भी क्या करते हैं? आपके टकराते हैं। इस टकराने से क्या लगता है? आपके प्रेशर लगता है ना। जैसे ये मान लो आपका कंटेनर है, ये पार्टिकल्स ऐसे मान लो इसके टकराएगा, या फिर ये दोनों पार्टिकल्स एक दूसरे में टकराएंगे। तो ये इस कंटेनर के वॉल पे जो प्रेशर लगाता है ना, इसी को क्या बोलते हैं अपन? गैस प्रेशर बोलते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? गैस प्रेशर बोलते हैं। अच्छा, इसी में लिक्विड में आपको याद आना चाहिए वाटर। वाटर क्या स्पेशल चीज है क्या? वाटर देखो बहुत स्पेशल चीज है। ठीक है ना। वाटर क्या होती है आपकी? बहुत स्पेशल चीज होती है। देखो स्पेशल कैसे होती है। वाटर है ना आपको एनोमलस बिहेवियर दिखाता है टेम्परेचर के ऊपर। मतलब अजीब बिहेवियर दिखाता है आपको, है ना। ये क्या बिहेवियर शो करता है आपको? इसके बिहेवियर की अगर बात करें तो अगर मेरा एक आपसे क्वेश्चन है कि वाटर आपका हाईएस्ट डेंसिटी कौन से टेम्परेचर पे शो करेगा? मैं आपको तीन टेम्परेचर दे रहा हूँ, ठीक है ना। 0 डिग्री सेल्सियस, एक दे रहा हूँ आपको 4 डिग्री सेल्सियस, और एक दे रहा हूँ आपको 10 डिग्री सेल्सियस। आपके अकॉर्डिंग हाईएस्ट डेंसिटी वाटर किस पे शो करेगा? व्हाट डू यू थिंक? अब यहीं पे देखो एनामोलस बिहेवियर शो करता है। आपका जो वाटर होता है ना, ये हाईएस्ट डेंसिटी शो करता है आपके 4 डिग्री सेल्सियस पे। किस पे करता है भाई? 4 डिग्री सेल्सियस पे करता है। ठीक है ना। ना 0 डिग्री पे करता है, ना 10 डिग्री पे। ओके, यही इसका एनोमलस बिहेवियर है। एक्चुअल में देखो करना चाहिए था 0 डिग्री पे, क्योंकि 0 डिग्री पे देखो फ्रीजिंग पॉइंट हो गया आपके। बट वाटर आपका ज्यादा डेंस होता है 4 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है ना। फिर आपकी डेंसिटी डिक्रीज होती है 0 डिग्री सेल्सियस से, फिर आपकी वापस इंक्रीज होती है। तो ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, बार बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर, बार बार। ओके, ठीक है ना भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस देखो। चलो इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताओ। When water is heated from 0 डिग्री सेल्सियस to 4 डिग्री सेल्सियस, its density, डेंसिटी कितनी होगी? मतलब डेंसिटी में क्या होगा? ये डी वाले क्यों सिलेक्ट किए भाई? डी को 4 डिग्री सेल्सियस तक ही तो पूछा है उसने, आगे का थोड़ी पूछा है। देखो जीरो से अगर 4 डिग्री सेल्सियस जाओगे, जीरो से क्या जाओगे? 4 डिग्री सेल्सियस जाओगे, तो अपने को पता है 4 डिग्री सेल्सियस पे क्या होती है? हाईएस्ट होती है। तो हाईएस्ट अगर यहाँ होती है तो ऑब्वियस सी बात है ना भाई, इंक्रीज होगी। इसके आगे का तो अपने को पूछा ही नहीं है। तो आंसर क्या होगा भाई? 0 से 4 डिग्री सेल्सियस आपकी डेंसिटी क्या होगी? इंक्रीज होगी। अभी भी देखो ये क्वेश्चन क्या हो रहे हैं आपसे? गलत हो रहे हैं।
इतना इन डिटेल, इतना अच्छे से पढ़ाने के बाद भी आप क्या कर रहे हो, इन क्वेश्चन को गलत कर रहे हो। ये क्वेश्चन अगर गलत होंगे ना एग्जाम में, तो ऐसे समझ लो आप कहीं ना कहीं थोड़ा पीछे हो रहे हो रेस के अंदर, सीडीएस की रेस के अंदर, चाहे एनडीए की रेस हो, इसमें पीछे हो जाओगे। इन ये क्वेश्चन यार किसी भी हाल में आपका गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। ओके, अभी देखो अपन स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ रहे हैं। अच्छा, मैं मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर है कितनी, ये बता दो जल्दी से। तीन तो मैंने आपको पढ़ा दिया है, तीन ही है क्या आपकी टोटल स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर टोटल है कितनी? कितनी है टोटल, ध्यान रखना, पांच है, ठीक है ना। फाइव स्टेट्स है आपकी टोटल, तीन पढ़ा दिया है, दो आगे पढ़ाऊंगा, ठीक है। चलिए, अभी ये वाला देखिए, ये वाला पेज बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, इसको थोड़ा ध्यान से देखना। इसके बाद में आपकी आई थिंक दो स्लाइड्स और बचती है, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना, चेंज इन स्टेट विथ रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर इफेक्ट। आपको पता है कि जो मैटर होते हैं, जैसे सॉलिड लिक्विड गैस पढ़ा अपने ने, एक दूसरे के अंदर क्या कर सकते हैं भाई, रूप बदल सकते हैं ना, अपनी स्टेट चेंज कर सकते हैं। जैसे सॉलिड से लिक्विड हो सकता है, लिक्विड से गैस हो सकता है, गैस से आपकी डायरेक्टली सॉलिड भी हो सकता है, डायरेक्टली लिक्विड भी हो सकता है। तो एक दूसरे स्टेट के अंदर चेंज हो सकते हैं। अब वही चेंज ऑफ स्टेट अपन पढ़ने वाले हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है इस चीज पे, टेम्परेचर का क्या इफेक्ट होता है। तो थोड़ा फोकस करना यहाँ पे, ठीक है। सबसे पहले सॉलिड पे अपन इफेक्ट देखते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, थोड़ा फोकस करना, ओके। समझोगे ना तो लंबे टाइम तक याद रहेगा, रटोगे तो काम नहीं आएगा। और केमिस्ट्री के आपके क्वेश्चन आते हैं तो वो कुछ आपके रटने वाले आते हैं और कुछ आपके समझने वाले आते हैं एग्जाम में, ओके। नाउ सॉलिड की अगर मैं बात करूं, थोड़ा फोकस करना है यहाँ पे। सॉलिड की अगर बात करूं, मैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता रहा हूँ आपको यहाँ पे, ठीक है ना। क्या बता रहा हूँ, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, कि टेम्परेचर का आपके सॉलिड और लिक्विड पे क्या इफेक्ट होता है, ठीक है। देखिए सॉलिड की बात करें, अगर आप इसका क्या करोगे, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे, सॉलिड का क्या करोगे भाई, टेम्परेचर इंक्रीज करोगे। तो मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया कि कोई भी आपका मेट्रो, अगर आप उसका टेम्परेचर इंक्रीज करोगे तो उसके पार्टिकल्स जो होंगे वो क्या करने लगेंगे, एकदम फास्ट मूव करने लगेंगे, दौड़ने लगेंगे, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है। पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। अब एक चीज सोचो, काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएंगे, पार्टिकल्स दौड़ जोर जोर से दौड़ने लगेंगे। वो पार्टिकल्स के बीच में याद करो आपके फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था सॉलिड के बीच में। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उनके बीच में क्या होगा, टूट जाएगा, क्योंकि एक पार्टिकल इधर भागेगा, एक इधर भागेगा, तो ये ज्यादा देर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। जैसे ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका थोड़ा वीक होगा, ब्रेक होगा, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। इस तरीके से आपका सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है, लिक्विड में कन्वर्ट होता है, ठीक। अब आपने ये जो मिनिमम टेम्परेचर दिया ना, जिस टेम्परेचर पे सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, ये मिनिमम टेम्परेचर जिसपे सॉलिड किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में, इसी मिनिमम टेम्परेचर को अपन क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट कहते हैं। तो मेल्टिंग पॉइंट आपका किस चीज का इंडिकेशन है, इंडिकेशन है स्ट्रेंथ ऑफ फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स। इस लाइन का क्या मतलब है, अब इस लाइन का क्या मतलब है, देखो अगर मैं क्या लेता हूं, दो आपके मान लो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्या लेता हूं, सॉलिड लेता हूं, ये सॉलिड वन है, ठीक है, और ये मान लो सॉलिड टू है, ये क्या है, सॉलिड टू है। अब ये सॉलिड मान लो, इसका मेल्टिंग पॉइंट आपका क्या है, काफी हाई है, इसका मेल्टिंग पॉइंट काफी हाई है, मतलब मेरे को इसको टेम्परेचर काफी ज्यादा देना पड़ रहा है लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए। जैसे मान लो ये गोल्ड आपका, अब गोल्ड को तो काफी ज्यादा ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा ना भाई लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, है ना। ये मान लो क्या आपका गोल्ड है, और ये मान लो आपकी आइस है। आइस को भी क्या उतना ही टेम्परेचर देना पड़ेगा क्या लिक्विड में कन्वर्ट करने के लिए, नहीं देना पड़ेगा ना। तो इसका मेल्टिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा। अब इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई क्या बताता है कि भाई इनके बीच में जो इसके जो पार्टिकल्स थे, ये जो पार्टिकल्स थे इनके बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था वो क्या था, काफी हाई था। और ये मेल्टिंग पॉइंट लो क्या दिखाता है इसका, ये दिखाता है कि भाई जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था पार्टिकल्स के बीच में ये क्या था, काफी कम था। तो यही बात बोलिए कि ये क्या दिखाता है, मेल्टिंग पॉइंट जितना ज्यादा होगा तो वो दिखाता है कि ये जो पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन था उसकी स्ट्रेंथ कितनी थी। समझ गए ना, तो इस चीज का ध्यान रखना। तो जैसे एग्जाम्पल भी लिखा अपन ने, जैसे आइस का बात करें तो आइस का मेल्टिंग पॉइंट कितना होता है, 273.15 केल्विन होता है। कितना होता है भाई, 273.15 केल्विन, या फिर बोल सकते हो 0 डिग्री सेल्सियस। नाउ सी, आपका जो सेल्सियस स्केल होता है और केल्विन स्केल होता है ना, उनको क्या कर सकते हो आप, इंटरचेंज कर सकते हो, मतलब कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे कर सकते हो, ये रिलेशन याद रखना कि केल्विन, क्या रिलेशन याद रखना है कि केल्विन इक्वल्स टू होता है आपका सेल्सियस प्लस 273.15, पॉइंट क्या है 15।
ये आपका रिलेशन होता है किसके बीच में, केल्विन और सेल्सियस स्केल के बीच में। जैसे मान लो यहाँ पे ये जो सेल्सियस होता है ना, जनरली ये 0 से 100 डिग्री सेल्सियस होता है, ओके, स्केल के अंदर। अगर मान लो आपको सेल्सियस की वैल्यू दी है, तो सेल्सियस की वैल्यू यहाँ पे पुट करो, ऐड करो, तो क्या निकल जाएगा, केल्विन निकल जाएगा। वही मान लो आपको सेल्सियस निकालना है, तो 273 केल्विन से माइनस करो, क्या निकल जाएगा, सेल्सियस। जैसे यहाँ पे देखो 0 डिग्री सेल्सियस है, 0 डिग्री सेल्सियस में अगर 273.15 ऐड किया तो आपका क्या आ गया, ये आ गया 273.15 केल्विन। अब जो केल्विन होता है ना, ये ध्यान रखना, ये क्या होता है, आपका स्टैंडर्ड यूनिट होती है, मतलब एसआई यूनिट होती है आपकी टेम्परेचर की। एसआई यूनिट होती है किसकी, होती है, टेम्परेचर की, स्टैंडर्ड यूनिट होती है, ठीक है ना। बाकी जो आपकी फ़ारेनहाइट स्केल है, सेल्सियस स्केल है, इनके बीच में क्या रिलेशन होता है, ये अपन आगे जाके पढ़ेंगे, ठीक है ना, अभी नहीं पढ़ रहे हैं, ओके। अब एक चीज देखो, ये आइस आपकी किस में कन्वर्ट हुई भाई, वाटर में कन्वर्ट हुई 0 डिग्री सेल्सियस पे। 0 डिग्री सेल्सियस आपको पता है, 0 डिग्री से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो आइस जम जाएगी, और थोड़ा सा ऊपर टेम्परेचर जाएगा तो वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा, है ना, क्योंकि 0 डिग्री को क्या कहते हैं अपन, फ्रीजिंग पॉइंट बोलते हैं। तो आइस आपकी किस में कन्वर्ट हो गई, वाटर में। अब एक आप बात बताओ, ये जो आइस आपकी वाटर में कन्वर्ट हुई एट 0 डिग्री सेल्सियस, क्या इन दोनों का टेम्परेचर अलग अलग होगा, क्या इनके टेम्परेचर में कोई भी आपका चेंज आएगा, अगर आप स्टेट चेंज किए हो सिर्फ, बताओ जरा। अगर आपने सिर्फ स्टेट चेंज की है तो क्या इनके टेम्परेचर में कोई चेंज आएगा, जल्दी से बताइए। नाउ सी, जब आप क्या करते हो भाई, आप एक चीज को दूसरी चीज में कन्वर्ट करते हो ना, जैसे आइस को आपने वाटर में कन्वर्ट किया, तो इन दोनों का टेम्परेचर ध्यान रखना, आप क्या क्या रहता है, सेम रहता है, मतलब टेम्परेचर में कोई चेंज नहीं आता है। तो अभी आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि भाई अगर टेम्परेचर ही चेंज नहीं हुआ तो मैंने जो इतनी हीट दी थी, ये टेम्परेचर दिया था, ये गया कहाँ पे, ये हीट गई कहाँ पे। तो ये हीट देखो, एक्चुअल में सारी की सारी हीट आपकी कहाँ चली गई, ये सिर्फ स्टेट चेंज करने में चली गई। इसने टेम्परेचर इंक्रीज नहीं किया, हीट ने, इस हीट ने क्या किया है, सिर्फ स्टेट को चेंज किया है। तो ये हीट क्या होती है, एक तरीके से हिडन होती है, दिखाई नहीं देती अपने को, है ना। अगर देखो टेम्परेचर बढ़ता है तो साफ दिख रहा है ना कि भाई टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया, बट इसमें तो टेम्परेचर वही का वही पड़ा है, तो मतलब ये हीट ने क्या किया है, सिर्फ आपकी स्टेट चेंज किया है। इसीलिए इस हिडन हीट को क्या कहते हैं अपन, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। इस हीट को अपन क्या कहते हैं, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहते हैं। अब इस लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन की देखो डेफिनेशन आपको याद रखनी है, क्या डेफिनेशन है, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू 1 kg ऑफ सॉलिड इनटू लिक्विड एट एटीएम प्रेशर। वो हीट एनर्जी रिक्वायर्ड जो आपके 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट कर देता है एटीएम प्रेशर पे, उसी हीट को क्या कहते हैं अपन, उसी हीट को कहते हैं लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का आपका फॉर्मूला भी है, क्या होता है, L इक्वल्स टू क्यू बाई एम। यहाँ पे L क्या होता है, लेटेंट हीट होता है, Q क्या होता है, हीट जितनी आपने दी है, ठीक है। जैसे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन अगर मैं आइस की बताऊं, और M क्या है यहाँ पे, मास है, M क्या है, मास है। जैसे मैं आइस की बताऊं तो आइस की वैल्यू याद रखना, आइस की होती है 336 किलो जूल पर केजी। अच्छा, किलो जूल कितना होता है, 1000 जूल होता है, किलो जूल बराबर कितना होता है, 1000 जूल होता है, ठीक है ना। तो ये भी ध्यान रखना, लगभग ये 340 के राउंड होती है, तो 340 भी वैल्यू आप याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब इससे बेस्ड आपकी जनरली न्यूमेरिकल नहीं आता, बट एनडीए वाले में पूछ सकता है, तो एनडीए वाले बच्चे ज्यादा ध्यान रखना, सीडीएस में न्यूमेरिकल यहाँ से नहीं पूछता है, ओके। फिर बात करते हैं आपके लिक्विड में, देखते हैं क्या इफेक्ट होता है आपका टेम्परेचर का। नाउ लिक्विड की बात करते हैं। जब आप लिक्विड को क्या करो भाई, टेम्परेचर दोगे, मतलब हीट दोगे, तो देखो क्या इफेक्ट होता है। मैंने क्या किया, लिक्विड को दिया भाई आपकी हीट, तो पार्टिकल्स क्या करने लगेंगे, इसके भी एकदम फास्ट मूव करने लगेंगे, देखो सेम प्रोसेस होगा। अब इतने फास्ट मूव करने लगेंगे तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज हो जाएगी तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ब्रेक हो जाएगा तो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपर या फिर गैस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो वो टेम्परेचर, ये जो आपने टेम्परेचर दिया, ये मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग इज कॉल्ड बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना। तो लिख लेना यहाँ पे मिनिमम टेम्परेचर, ये मिनिमम टेम्परेचर है, ठीक है ना। मिनिमम टेम्परेचर एट विच ए लिक्विड स्टार्ट्स बॉइलिंग, तो उसको क्या कहते हैं अपन, बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं उस पर्टिकुलर लिक्विड का। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूं, तो वाटर का आपका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है भाई, ये होता है 100 डिग्री सेल्सियस, जो कि कितना हो जाएगा केल्विन में, देखो 273 ऐड किया तो 273.15 केल्विन, ठीक है। अब ये आपका देखो गैस में भी कन्वर्ट हो सकता है, वाटर वेपर में, देखो वाटर आपका वाटर वेपर में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। बाकी और कोई चीज है तो वो गैस में कन्वर्ट होगी। अगेन देखो यहाँ पे वाटर आपका गैस में कन्वर्ट हो रहा है 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो दोनों का टेम्परेचर क्या रहता है, अगेन सेम रहता है। वही सेम कंसेप्ट है पीछे वाला,
कि सारी की सारी हीट कहाँ चली जाती है, आपके स्टेट चेंज में चली जाती है, और इस हीट को बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। उसको बोलते थे लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इसको बोलते हैं लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। तो सेम ही डेफिनेशन होगी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज 1 kg ऑफ लिक्विड इनटू गैस एट एटीएम प्रेशर। फॉर्मूला भी सेम होगा, और वाटर के लिए याद रखना लेटेंट हीट ऑफ आपका वेपराइजेशन होती है 40.8 किलो जूल, या फिर आप सिर्फ 40 से भी याद रख सकते हो इसको, सिर्फ 40 से भी क्या कर सकते हो आप, इसको याद रख सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, इसके बाद में देखिए, अब गैस पे तो देखो टेम्परेचर का कोई इफेक्ट नहीं होता, क्योंकि गैस को और ज्यादा हीट करोगे तो वो कोई स्टेट के अंदर चेंज नहीं होगा। अभी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर। प्रेशर का भी तो इफेक्ट होता है भाई, और प्रेशर का इफेक्ट आपको कहाँ ज्यादा देखने को मिलता है? ज्यादा आपको देखने को मिलता है किस पे? गैस पे। प्रेशर की यूनिट याद रखना, एक तो बार होती है, एक एटीएम होती है, एक पास्कल होती है। पास्कल क्या होती है? इसकी एसआई यूनिट होती है, तो ध्यान रखना पास्कल एसआई यूनिट होती है। 1 ATM इक्वल्स टू 1.01 इंटू 10 की पावर 5 पास्कल होती है। ये भी आपके सीएपीएफ के अंदर एक बार पूछा गया था। किसके अंदर पूछा गया था? सीएपीएफ के अंदर। ओके, अगर देखो कोई भी आपकी मान लो मैटर है, सॉलिड मान लो, लिक्विड मान लो, गैस मान लो, अगर आप उसके ऊपर क्या करते हो? प्रेशर इंक्रीज करते हो, तो उसका जो स्टेट ऑफ चेंज है ना, ये भी क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा, मतलब जल्दी से क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। आपने प्रेशर कुकर देखा है ना घर के अंदर, प्रेशर कुकर का यही तो प्रिंसिपल है। प्रेशर कुकर क्या करता है? प्रेशर इंक्रीज कर देता है। इंक्रीज करने के कारण जो अंदर जो लिक्विड होता है ना, वो जल्दी से क्या हो जाता है? गैस में कन्वर्ट हो जाता है। वहीं अगर आप प्रेशर कुकर यूज नहीं करोगे ना, तो उसी चीज को करने में आपको बहुत ज्यादा टाइम लगेगा। तो जनरली प्रेशर अगर आप इंक्रीज करोगे तो स्टेट चेंज भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, अब एक और चीज सुनिए, बॉइलिंग पॉइंट की एक और डेफिनेशन। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन होती है टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड इज इक्वल्स टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। इसका क्या मतलब है? इसको देखो बेस्ट आप समझो किससे, आपके उससे समझो, प्रेशर कुकर से। ये क्या है भाई? आपका प्रेशर कुकर है, ठीक है ना? ये क्या है? प्रेशर कुकर। ओके, अब देखो बाहर क्या लग रहा है आपका? एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, एटमॉस्फेरिक। अंदर मान लो आपने लिक्विड कर रखी है स्टोर, और नीचे लगा रखी है भाई आग। आग लगाओगे तो आप क्या करेगा? ये जितना भी लिक्विड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वेपर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब ये वेपर क्या करेगा भाई? जल्दी जल्दी भागेगा। भागेगा तो ये क्या करेगा? अंदर प्रेशर लगाएगा, बहुत ज्यादा प्रेशर लगाएगा। इसको बोलते हैं वेपर प्रेशर। जब ये वेपर प्रेशर इस एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है ना, इसी पॉइंट को बोलते हैं अपन बॉइलिंग पॉइंट। इसी पॉइंट को क्या बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट। जैसे ही ये वेपर प्रेशर आपके एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज्यादा हो जाएगा ना, तो आपका ये चेंज किस में होने लगेगा? गैस में चेंज होने लगेगा। मतलब पूरा का पूरा आपका किस में चेंज हो जाएगा? वेपर में चेंज हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, बार बार पूछा गया आपके एग्जाम के अंदर। आपका जो गैसियस CO2 है ना आपके एटमॉस्फेयर के अंदर, जितना भी कार्बन डाइऑक्साइड है एटमॉस्फेयर के अंदर, इस पे जब आप प्रेशर लगाओगे ना, तो ये डायरेक्टली आपका कन्वर्ट हो जाता है सॉलिड CO2 के अंदर। कोई भी लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट नहीं होता गैस से, देखो डायरेक्टली सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, कोई भी लिक्विड फॉर्म कन्वर्ट नहीं होता है। ये जो सॉलिड CO2 होता है ना, इसको अपन ड्राई आइस भी बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं अपन? ड्राई आइस बोलते हैं सॉलिड CO2 को, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को। नाउ प्रेशर कुकर, प्रेशर कुकर का तो ऑलरेडी मैं प्रिंसिपल बता चुका हूँ। प्रेशर कुकर देखो कैसे काम करता है। प्रेशर कुकर के अंदर आपने डाला लिक्विड। अब जब आप इसके अंदर ये लिक्विड क्या करेगा? जैसे ही बॉईल होगा तो क्या करेगा? इसके अंदर प्रेशर लगाएगा। इसके अंदर क्या करेगा? प्रेशर लगाएगा। जब प्रेशर इंक्रीज होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? इंक्रीज हो जाता है। और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा तो आपका खाना क्या हो जाता है? जल्दी से बॉईल फास्ट हो जाता है, और अच्छे से क्या हो जाता है? फास्ट कुकिंग हो जाती है। तो इस प्रिंसिपल पे आपका क्या करता है? प्रेशर कुकर काम करता है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ये और समझो। अगर मैं बोलूं कि ये मान लो पहाड़ी है, ठीक है ना, ये क्या है भाई? माउंटेन है, हिल है। ओके, ये क्या है? हिल है। इसके ऊपर जैसे जैसे आप एल्टीट्यूड में ऊपर जाओगे, है ना, जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा, तो आपने ज्योग्राफी के अंदर भी पढ़ा कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ता है वैसे वैसे प्रेशर क्या होता है भाई? आपका डिक्रीज होता है। पढ़ा था ना ज्योग्राफी के अंदर, कि नहीं पढ़ा था? कि जैसे जैसे एल्टीट्यूड बढ़ेगा वैसे वैसे क्या होता है? प्रेशर डिक्रीज होता है। तो हाई एल्टीट्यूड पे क्या होता है? आपका प्रेशर क्या हो जाता है भाई? लो हो जाता है। हाई एल्टीट्यूड पे क्या हो जाता है? प्रेशर आपका लो हो जाता है। तो इसके कारण देखो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाता है? आपका डिक्रीज हो जाता है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो जाता है? हाइट पे डिक्रीज हो जाता है। इस कारण जो फूड है ना आपका, वो लोअर टेम्परेचर पे क्या हो जाता है? कुक हो जाता है। बट ये बहुत ज्यादा लंबा टाइम लेता है, इसलिए जो ऊपर आप जाओगे ना माउंटेन के ऊपर, तो खाना पकने में बहुत ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि क्या हो जाता है? बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाता है, और खाना आपका लोअर टेम्परेचर पे पकता है, और ये क्या लेता है? बहुत ज्यादा टाइम लेता है। अब ये भी स्टेटमेंट आपके बार बार एग्जाम के अंदर पूछा गया है, ध्यान रखना। अच्छा, यहाँ पे स्टेट्स ऑफ मैटर के बारे में ध्यान रखना। अगर मान लो आपको क्या करना है? गैस को क्या करना है? लिक्विड में कन्वर्ट करना है, ठीक है ना?
गैस को क्या करना है, लिक्विड में कन्वर्ट करना है, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन, ठीक है। अगर आपको लिक्विड में किस में कन्वर्ट करना है भाई, लिक्विड से कन्वर्ट करना है आपको किस में, गैस में, तो कौन सा प्रोसेस फॉलो होगा, वेपराइजेशन। अपने ने पढ़ा भी था वेपराइजेशन। सिमिलरली अगर आपको क्या करना है, आपके लिक्विड को कन्वर्ट करना है किसमें, सॉलिड में, ठीक है ना, लिक्विड को कन्वर्ट करना है भाई सॉलिड में, तो इसको बोलेंगे प्रोसेस को सॉलिडिफिकेशन। और इसका रिवर्स क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा आपका फ्यूजन। रिवर्स क्या हो जाएगा भाई, फ्यूजन। सिमिलरली गैस और सॉलिड के बीच में आपका क्या रिलेशन बनता है, अगर आपको सॉलिड को कन्वर्ट करना है किसमें भाई, गैस में, डायरेक्टली सॉलिड को गैस में कन्वर्ट करना है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सब्लिमेशन। ये भी बहुत बार पूछा है, द प्रोसेस बाय विच सॉलिड डायरेक्टली कन्वर्ट्स टू गैस, इसको बोलते हैं सब्लिमेशन। जबकि इसका उल्टा क्या होता है, उल्टा होता है आपका डिपोजिशन। ये प्रोसेसेस भी ध्यान रखना, एग्जाम में पूछ लेते हैं आपके, ठीक है ना, एग्जाम में पूछ लेते हैं। अभी बस इजी आपके टॉपिक बचे हैं, टफ नहीं बचे हैं, बट उससे पहले ये पीवाईक्यूज के आंसर दो। ये आया था इस बार, देख लो एनडीए के अंदर, ये बार बार आ चुका है क्वेश्चन। ये कैल्शियम ऑक्साइड कौन टिक कर रहा है भाई, अगर आप मेरे साथ ऑफलाइन में होता ना, अभी हाथ ऊपर करके खड़ा कर देता मैं ये टिक करने के लिए। देखो आपको बोला है ड्राई आइस किसको बोलते हैं भाई, जो सॉलिड फॉर्म में होता है, तो ये क्या होता है आपका, CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट देखिए, इसका आंसर बताइए अभी। इफ x is temperature of a system in Kelvin and y is the temperature of the system in degree Celsius, then the correct relation between them is, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, देखो x आपको बोला है कि केल्विन में टेम्परेचर है ना, x क्या है, केल्विन, और y क्या है आपका, डिग्री सेल्सियस में, तो अपने को पता है केल्विन इक्वल्स टू डिग्री सेल्सियस, अगर y है तो 273 क्या होगा, 8 होगा, तो आंसर हो जाएगा बी। चलिए इसका बताइए अभी। अब ये आपकी मैंने प्रिंट, ये ऐसा ऐसा मत सोचना कि ये मैंने क्या लगाया, एकदम ब्लड सा क्वेश्चन लगा दिया है सर, ध्यान से नहीं लगाया, ठीक है ना। 15 सेकंड का रहता है, 15 सेकंड तक रहेगा सृष्टि। अब इसका बताओ जरा। अब ये आपके ना यूपीएससी वालों ने SIR पेपर लगा रखा है, मेरी गलती नहीं है इसमें। विच वन ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इज द करेक्ट रिलेशन बिटवीन द कैल्विन टेम्परेचर एंड द सेल्सियस टेम्परेचर। अगर सेल्सियस टेम्परेचर को TC से डिनोट करें और कैल्विन टेम्परेचर को कैपिटल T से करना है। पोल स्लाइटली थोड़ा जल्दी रहेगा, मतलब जो क्वेश्चन आपको दिखता है ना तभी आपको पोल से हो जाएगा, ठीक है ना। थोड़ा सा मतलब क्वेश्चन देखते ही पोल से हो जाएगा, क्योंकि मेरी जो लाइव चैट चलती है ना वो स्लाइटली डिले चलती है, मैं जो बोलता हूँ ना वो स्लाइटली डिले चलता है, बट पोल आपका टाइम पे चलता है, इसलिए होता है वैसा, ठीक है ना। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। देखो सेल्सियस यहाँ, केल्विन यहाँ, और 273 8। अभी ये वाले का आंसर बताओ जरा। वाटर बॉइल्स एट लोअर टेम्परेचर एट हाई एल्टीट्यूड बिकॉज, वाटर आपका बॉयल लोअर टेम्परेचर पे क्यों जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, रीजन क्या है।
क्या आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर वहां पे कम होता है, क्या टेम्परेचर आपका बाहर कम होता है इसके कारण होता है, क्या लेटेंट हीट कम होती है, क्या गोज प्रेशर आपका कम होता है? तो किसके कारण होता है भाई ये होता है आपके, क्योंकि बाहर का एयर प्रेशर क्या होता है, कम होता है। अच्छा, गोज प्रेशर क्या होता है? गोज प्रेशर क्या होता है? तो गोज प्रेशर की देखो डेफिनेशन होती है कि जो भी सिस्टम आपको दिया है उस सिस्टम का प्रेशर डिवाइडेड बाई आपके एटी एटमॉस्फेरिक प्रेशर। जैसे मान लो आप टायर वगैरह का गोज प्रेशर चेक करते हो ना, तो वो क्या होता है, उस टायर का प्रेशर डिवाइडेड बाई एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है ना? चलिए, अभी इसका आंसर बताओ। ये आईएएस वालों ने बर्बाद कर दिया मेरे को। चलो इसका बताओ। लोअरिंग द एटमॉस्फेरिक प्रेशर ऑन ए लिक्विड विल, अगर मैं किसी लिक्विड पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम कर दूं तो क्या इफेक्ट होगा उसका? क्या आ रहा है भाई सभी का आंसर? बी आ रहा है ना? तो देखो, अगर आपका एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अभी इवापोरेशन देख लो। इवापोरेशन तो वैसे मैंने बहुत अच्छे से आपको पढ़ाया है, बट फिर भी एक बार और देख लो। है ना, भगवान की कृपा हो रही है आपसे कि कुछ टॉपिक आपको बार बार पढ़ा रहा हूँ मैं। 1 मिनट रुकना है यार। ठीक है, चलो। अभी देखो, इवापोरेशन देख लो थोड़ा सा। ये छोटा सा टॉपिक है। इसके बाद में एक एक दो स्लाइड और है, ठीक है ना? ज़्यादा नहीं है। बोरिंग नहीं बनाएंगे। ओके, इवापोरेशन की बात करते हैं भाई। तो इवापोरेशन के अंदर देखो क्या होता है, आपकी जो लार्ज सी सरफेस होता है, वो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, उनका टेम्परेचर इंसोलेशन के क्या कारण क्या होता है, हाई काइनेटिक एनर्जी होता है ना? इवापोरेशन के अंदर क्या होता था, जो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। बफरिंग हो रहा है, वो रिफ्रेश कर लो भाई सब लोग एक बार। बफरिंग वाले रिफ्रेश कर लिया करो, बिना बोले कर लिया करो एक दो बार। ठीक है ना? रीस्टार्ट कर लिया करो, बोलने से पहले एक बार दो बार रीस्टार्ट कर लिया करो। ओके, चलिए देखिए। इवापोरेशन की बात करते हैं तो सरफेस पार्टिकल्स होते हैं, हाई इंसोलेशन का कारण क्या होता है, उनकी काइनेटिक एनर्जी हाई होती है। ये काइनेटिक एनर्जी हाई होने के कारण तो इंटरमोलिकुलर फोर्स क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। ब्रेक होने के कारण ये कन्वर्ट हो जाते हैं आपके वेपर के अंदर। ठीक है? तो चेंज ऑफ लिक्विड इनटू वेपर्स एट एनी टेम्परेचर बिलो इट्स बॉइलिंग पॉइंट। बॉइलिंग पॉइंट के नीचे ही आपकी क्या हो जाए, अगर आपका लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाता है तो इसको बोलते हैं अपन इवापोरेशन। ठीक है? कैसे नहीं होगा भाई? सही, नेटवर्क चेक करो अपना जरा। बाकी बच्चों का तो सही चल रहा है। क्लास को एग्जिट करके रीज्वाइन करो। ठीक है ना? चलिए नेक्स्ट देखिए। अब देखो, जो आपका इवापोरेशन होता है ना, इवापोरेशन क्या करता है भाई, कूलिंग करता है। कैसे कूलिंग करता है देखो, इवापोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब जो अभी बफरिंग हो सकता है ना? वेट वेट वेट, 1 मिनट वेट करो। अभी सब लोग सेट रीस्टार्ट कर लो, है ना? सभी लोग रीस्टार्ट कर लो, मैंने सही कर दिया मेरी तरफ से। अब नहीं होना चाहिए बफरिंग अगर किसी का हो रहा है। मैंने रीस्टार्ट कर दिया मेरी तरफ से, आप भी रीस्टार्ट कर लो।
जल्दी करो जल्दी। अरे अभी रीजॉइन करके देखो। इनको कोई बोलो भाई रीस्टार्ट करो। एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? एम आई ऑडिबल? सर प्लीज कैच द नेटवर्क। मतलब यार क्लास तो सही चल रहा है यार, एकदम फाइन चल रहा है। क्योंकि मेरी तरफ से बफरिंग होगा ना तो सभी का होगा, ए टू जेड बच्चे का होगा। सृष्टि सिर्फ आपका हो रहा है, और किसी का नहीं हो रहा है। आप नेटवर्क चेक करो अपना। आपके लिए तो मैंने क्लास को तक रीस्टार्ट कर दिया है। चलो देखो अभी यहाँ पे पार्ट, अब देखो जो सरफेस पे जो पार्टिकल्स होते हैं ना भाई, ये पार्टिकल्स क्या करते हैं। ये पार्टिकल्स आपके देखो इधर उधर की जितनी भी एनर्जी थी, जितनी भी हीट थी, उस हीट को देखो क्या कर लिया इन लोगों ने, ट्रैप कर लिया। देखो लिक्विड से, ये लिक्विड था, ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ। अब लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होता है, कब बताया था मैंने? ठीक है ना? ओके। लिक्विड से गैस में कब कन्वर्ट होता है, कब बताया था मैंने? कब बताया था भाई मैंने? ये बताया था जब आपकी क्या कर लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन ले लेता है, याद है ना? तभी आपका कन्वर्ट होता है। तो देखो जब ये लिक्विड से गैस में कन्वर्ट हुआ, मतलब वेपर में कन्वर्ट हुआ, तो ये सराउंडिंग की जितनी भी इंसोलेशन होता है इसको ट्रैप कर लेता है। जब इसने हीट को ट्रैप कर लिया, ट्रैप करके ऊपर ले गया, तो भाई सराउंडिंग कूल हो जाएगी ना, क्योंकि सराउंडिंग की हीट तो लेके चला गया। ठीक है, सराउंडिंग की हीट तो क्या लेके चला गया, साथ में लेके चला गया। फाइन। एग्जाम्पल के लिए आप एसीटोन दे सकते हो, एसीटोन के अंदर भी ऐसा होता है। एसीटोन जो आप नेल पॉलिश उतारते हो उसकी बात कर रहा हूं मैं, ठीक है ना? अगर आप एसीटोन को क्या करते हो, पाम के ऊपर रखते हो, तो आपको कैसा फील होता है, एकदम कूल फील होता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि वो भी क्या करता है, आपकी हीट गेन कर लेता है, आसपास की एनर्जी गेन कर लेता है। ठीक है ना? आसपास की एनर्जी क्या कर लेता है, गेन कर लेता है। ठीक। इसी कारण देखो आपकी गर्मियों के अंदर आप क्या पहनते हो, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो। क्यों पहनते हो? गर्मियों के अंदर क्या पहनते हो भाई, कॉटन क्लॉथ्स पहनते हो। दैट्स वाई वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर, सिंस बॉडी स्वेट, बॉडी के अंदर से देखो क्या निकलती है, स्वेट निकलती है। अब वो स्वेट क्या करती है, ये कॉटन क्लॉथ क्या कर लेती है, गुड एब्जॉर्बर होती है, इसको एब्जॉर्ब कर लेती है और एटमोस्फेयर में एक्सपोज कर देती है, जिससे क्या होता है, इवापोरेशन होता है और आपको क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। क्या होती है, ठंडक आती है। समझ गए ना? गर्मियों में आप कॉटन के कपड़े क्यों पहनते हो, अभी समझ में आया ना? ठीक है। तो गर्मियों के अंदर क्या पहनो भाई, गर्मियों के अंदर अगर आप कॉटन क्लोथ्स पहनोगे, तो कॉटन क्लोथ्स क्या होती है, आपके गुड एब्जॉर्बर होते हैं आपके स्वेट के, तो उस स्वेट को क्या करता है, एटमोस्फेयर में रिलीज करता है, जिससे क्या होता है, इवापोरेशन होता है और आपकी क्या मिलती है, ठंडक मिलती है। फाइन। ठीक है जी। ये चीज क्लियर है ना सभी को? ठंडक कैसे मिलती है? है जी, ये चीज सभी को क्लियर है ना, कैसे ठंडक मिलती है? अब एक और चीज देखिए यहाँ पे, कूलिंग बाई ईवा। कूलिंग बाई ईवा। ईवा पे जाने से पहले एक मिनट रुकना। इसको क्या बोलते हैं भाई? अब सिमिलरली देखो आपके एक और एक फिनोमेना होता है, एक और फिनोमेना देख सकते हो। आपने देखा होगा जो ठंडे ग्लास होते हैं, है ना, मान लो कोई आपका आइस का, कोल्ड वाटर का ग्लास है, उसके चारों तरफ आप देखते हो ना पानी जमा हो जाता है, वाटर वेपर क्या हो जाते हैं आपके, जमा हो जाते हैं, है ना, लिक्विड जमा हो जाता है। जैसे मान लो ये आपका ग्लास है भाई, इस ग्लास के चारों, इसके अंदर मान लो आपके क्या है, आइस वाटर है या फिर ठंडा पानी है, तो आप देखते हो उसके चारों तरफ ऐसे ड्रॉपलेट्स क्या हो जाती है, जमा हो जाती है। ये क्यों होती है, इसका रीजन क्या है? देखो जो आसपास का जितना भी वाटर वेपर होता है ना आपके सराउंडिंग में, सराउंडिंग के अंदर जितना भी वाटर वेपर है, वो वाटर वेपर जैसे ही ग्लास के पास में आता है ना, तो ये सारी की सारी हीट क्या कर देता है, रिलीज कर देता है, वाटर वेपर सारी हीट रिलीज कर देता है इसके कांटेक्ट में आते ही।
रिलीज करने के कारण ये वापस किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जिससे क्या दिखती है आपको, वाटर ड्रॉपलेट्स देखने को मिलती है। ठीक है ना। तो इस केस में क्या कर रहा है, हीट रिलीज कर रहा है, आपकी हीट क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। तो ये इवापोरेशन का देखो आपका क्या हो गया, उल्टा हो गया। अब आपका जो इवापोरेशन होता है वो किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, वो अभी बात करेंगे, पहले इसका आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताओ इसका। पीपल प्रिफर टू वियर कॉटन क्लॉथ्स इन समर सीजन, दिस इज ड्यू टू द फैक्ट दैट कॉटन क्लॉथ्स आर, कॉटन क्लॉथ्स क्या होते हैं भाई, क्या स्पेशलिटी मिलती है उनके अंदर? बताओ जल्दी से। तो अपन कॉटन क्लॉथ क्यों पहनते हैं, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि ये गुड एब्जॉर्बर होते हैं आपके स्वेट के, तो गुड एब्जॉर्बर हो गए आपके वाटर के, तो ये क्या कर देंगे, वाटर को जो आपकी स्वेट आपसे लिया है उसको बाहर एटमॉस्फेयर में रिलीज करेंगे, तो उससे क्या होगी, कूलिंग होगी बिकॉज ऑफ इवापोरेशन। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। अब ये थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, देखते हैं आप कर पाते होगे, सोच के देखो थोड़ा। ये सीडीएस के अंदर आया था क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, कौन सा आपकी आग को जल्दी बुझा सकता है? देखते हैं कर पाते होगे। और साथ में मेरे को रीजन भी देना इसका, कमेंट सेक्शन के अंदर जो भी आंसर दियो ना तुम लोग, उसका रीजन भी बताना मेरे को। पोल नहीं आ रहा है क्या भाई, पोल तो आ रहा है ना, आ रहा है ना सभी को पोल? क्या आंसर हो जाएगा इसका, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कैन एक्सटिंग्विश फायर मोर क्विकली, तो आंसर हो जाएगा आपका बॉइलिंग वाटर। क्या आंसर होगा, बॉइलिंग वाटर। अच्छा कोई बता सकता है ये बॉइलिंग वाटर आपके ज्यादा जल्दी क्या कर देता है, आग कैसे बुझा सकता है विथ रेस्पेक्ट टू कोल्ड वाटर, ठंडे पानी से ज्यादा बॉइलिंग वाटर कैसे बुझा सकता है, एनीवन? ये इवापोरेशन से कुछ ना कुछ रिलेटेड है, बताओ जरा। हाँ ये देखो ये क्या है, इवापोरेशन का एक कंसेप्ट दिया है, बहुत अच्छा, मतलब घुमा के क्वेश्चन पूछा है सीडीएस वालों ने। ठीक है ना, ये वाला क्वेश्चन। एक्चुअली देखो कोल्ड वाटर एक्सटिंग्विश कर सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट कोल्ड वाटर को देखो जब आप क्या करोगे, किसी आग के ऊपर डालोगे तो इसका बॉइलिंग पॉइंट रीच करेगा, फिर ये स्टीम में कन्वर्ट होगा, स्टीम होगा तो ये हीट साथ में लेके उड़ेगा, है ना। एक्चुअल में होता क्या है, वेपर में कन्वर्ट होता है तब आपकी हीट साथ में लेके आपका क्या करता है, उड़ता है, तो इसको टाइम बहुत लगेगा। जबकि बॉइलिंग पॉइंट देखो ऑलरेडी आपकी क्या है, बॉइलिंग पॉइंट पे रीच किया हुआ है, इसको थोड़ी बहुत भी आपकी हीट मिलेगी ना, तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, वाटर वेपर में। और साथ में क्या लेके जाएगा, बहुत ज्यादा आपकी क्या एब्जॉर्ब कर लेगा, हीट एब्जॉर्ब कर लेगा, जिससे क्या होगी भाई, कूलिंग होगी, और कूलिंग से क्या होगी, आपकी आग जल्दी बुझ जाएगी। इसीलिए बॉइलिंग वाटर ना जल्दी आग बुझा देगा। समझ में आया, काफी अच्छा क्वेश्चन पूछा था। अब ये चीज भी ऑलरेडी मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि भाई आपका जो ये इवापोरेशन होता है कौन से फैक्टर पे कैसे डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो ये चीज भी अपन पढ़ चुके हैं। क्या क्या पढ़ा था, किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है, पहली चीज तो अपन ने पढ़ी थी कि ये क्या होता है, आपका सरफेस फिनोमिना होता है। क्या होता है भाई, सरफेस फिनोमिना, पढ़ाया था ना, सरफेस फिनोमिना होता है। ठीक है, जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतना ज्यादा आपका क्या होता है भाई, इवापोरेशन होता है ना, सरफेस एरिया बढ़ेगा तो इवापोरेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा, पढ़ा है ना, ये अच्छे से पढ़ाया आपको। दूसरा देखो किस पे डिपेंड करता है, आपके टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। टेम्परेचर पे भी क्या करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। देखो टेम्परेचर बढ़ेगा, सॉरी, टेम्परेचर बढ़ेगा तो आपकी क्या बढ़ेगी भाई, काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ेगी, और अगर काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी तो अपने को पता है इवापोरेशन बढ़ेगा फिर, है ना। तो टेम्परेचर के क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपका इवापोरेशन, ये भी मैंने आपको पढ़ा दिया। ठीक है ना। इसके बाद में तीसरा देखिए, विंड स्पीड। तीसरा क्या है भाई, विंड स्पीड। विंड स्पीड में कैसे करता है आपके, विंड स्पीड में कैसे करता है,
देखो जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी, जितनी ज्यादा विंड स्पीड होगी उतनी ज्यादा क्या होगा, आपका इवापोरेशन होगा। तो अगर विंड स्पीड बढ़ेगी तो इवापोरेशन भी क्या होती है, इंक्रीज होती है। बट आपके ह्यूमिडिटी के साथ में क्या होता है भाई, इनवर्स रिलेशन अपने को देखने को मिलता है ना। सिर्फ इसके साथ क्या होता है, उल्टा होता है। ह्यूमिडिटी क्या होती है, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन एयर। तो ह्यूमिडिटी के क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आपका इवापोरेशन। अगर ह्यूमिडिटी बढ़ेगी तो इवापोरेशन क्या होगा, आपका घटेगा। ठीक है ना, ये चीजें मैंने आपको पढ़ाई थी, क्यों होता है क्यों नहीं होता है। अभी चलो इसका आंसर बताओ जल्दी से। आपको ये मत बोल देना सर कहाँ पढ़ाया था। ठीक है ना। रेट ऑफ इवापोरेशन इंक्रीजेज विथ। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, एन इंक्रीज ऑफ सरफेस एरिया। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा उतना ज्यादा इवापोरेशन होगा। ह्यूमिडिटी के तो इन्वर्सली होता है। विंड स्पीड के डायरेक्टली होता है तो डिक्रीज नहीं होगा। टेम्परेचर के डायरेक्टली होता है तो डिक्रीज नहीं होगा। चलिए अभी इसका आंसर बताओ। रेट ऑफ इवापोरेशन ऑफ लिक्विड डज नॉट डिपेंड अपॉन, किस पे डिपेंड नहीं करता है। आज तुम लोगों ने बहुत डिस्टर्ब कर दिया यार बीच में क्लास। एक फ्लो चलता रहता है ना क्लास में, मजा आता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, मास पे आपके डिपेंड नहीं करता है, बाकी टेम्परेचर, सरफेस एरिया, ह्यूमिडिटी सब पे करता है। अभी ये फोर्थ एंड फिफ्थ स्टेट ऑफ आपके मैटर भी देख लो। इसके बाद में क्लास आप थोड़े पीवाई क्यू है वो करेंगे और क्लास ओवर है। नाउ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं। ये एक तरीके से इमेजिनरी, ऐसे मान लो आपके क्या है, मैटर है ना। आप इनको रियल लाइफ में ऐसे नहीं देख सकते हो, जैसे आप देख लेते हो ना वो बाकी के मैटर देख लेते हो, वैसा नहीं होता है। फोर्थ कौन सा है भाई, फोर्थ आपका प्लाज्मा। ठीक है ना। फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है भाई, आपका प्लाज्मा है। ओके। वो भावना इसलिए हो रहा है क्योंकि आप लाइव नहीं चल रहे हो क्लास के अंदर। लाइव पे क्लिक करो तभी लाइव रहोगे ना। ओके। नाउ फोर्थ स्टेट ऑफ मैटर की बात करते हैं तो वो कौन सा है भाई, प्लाज्मा। प्लाज्मा क्या होता है, ये एकदम सुपर एनर्जेटिक और सुपर एक्साइटेड जो पार्टिकल्स होते हैं ना, उसको बोलते हैं अपन प्लाज्मा। ठीक है ना। अब ये आपको पॉइंट्स एकदम डिट्टो याद रखने हैं क्योंकि इन्हीं से कैरेक्टरिस्टिक्स आती है। क्या होते हैं भाई, एकदम सुपर एनर्जेटिक होते हैं और सुपर एक्साइटेड क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है जी। ओके। इन फॉर्म ऑफ आयनाइज्ड गैसेस। ये किस फॉर्म में होते हैं आपके, आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में होते हैं। किसके फॉर्म में होते हैं भाई, आपके आयनाइज्ड गैसेस के फॉर्म में। जैसे देखो फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है, फ्लोरेसेंट ट्यूब होती है ना, इसके अंदर हीलियम गैस भरी होती है। वहीं आपके जो नियोन साइन बल्ब्स होते हैं ना, इनके अंदर नियोन गैस भरी होती है। आपने देखा एयरपोर्ट के ऊपर आपके दो लाइटें यूज की जाती है ना। दो क्या की जाती है, लाइटें यूज की जाती है पार करने के लिए, उसको प्लेन को पार करने के लिए। वो इसी टाइप के बल्ब होते हैं। अब ये जो आपके इनको क्या किया जाता है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी पास होती है ना अपने फ्लोरेसेंट ट्यूब या फिर नियॉन साइन बल्ब से, तो ये गैसेस क्या करती है आपके, मतलब एकदम आयनाइज्ड हो जाती है। जैसे इनसे क्या होती है आपकी, क्या होती है भाई, इलेक्ट्रिसिटी पास होती है तो एकदम चार्ज हो जाती है, एकदम आयनाइज्ड हो जाती है, और आपकी क्या करती है, एक डिफरेंट कलर से क्या करती है, डिफरेंट कलर से लाइट अप करती है। ठीक है ना, डिफरेंट कलर से क्या करती है भाई, लाइट अप करती है। अब ये जो होता है ना, इसी को अपन क्या बोलते हैं भाई, प्लाज्मा बोलते हैं। ठीक है ना। अब जो प्लाज्मा आपका ग्लो करेगा वो डिपेंड करेगा आपके नेचर ऑफ गैस पे, कि कौन सी गैस कैसा नेचर शो करी है, उसी के हिसाब से आपके क्या करेगा, ग्लो करेगा। आपके इवन सन और स्टार ग्लो करते हैं ना, वो प्लाज्मा के प्रेजेंस से क्या करते हैं, आपके ग्लो करते हैं। ठीक है ना। क्रिएटेड इन स्टार्स बिकॉज ऑफ वेरी हाई टेम्परेचर। इनका आपके स्टार के अंदर क्रिएशन कैसे हुआ, क्योंकि आपका क्या होता है भाई, बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है। अच्छा, ये हाई टेम्परेचर कहाँ से आता है, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है ना। अब ये न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन क्या होता है, फ्यूजन क्या होता है, ये अगेन अपन आगे पढ़ेंगे। ठीक। अब एग्जांपल के लिए देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे आपकी बिजली कड़कती है ना, ये लाइटनिंग आती है, ये प्लाज्मा प्लाज्मा होता है आपके। सोलर विंड्स होती है ना आपके, सोलर विंड्स जिनसे अरोरा आता है, ये भी प्लाज्मा होता है।
अरोरा देखा आपने? अरोरा भी क्या होता है आपका? प्लाज्मा होता है, क्योंकि ये सारी की सारी क्या है आपकी? चार्ज पार्टिकल्स है या फिर चार्ज केसेस है। ओके। वही पांचवा स्टेट ऑफ मैटर कौन सा है भाई? पांचवा स्टेट आपका बीईसी, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। क्या होता है भाई? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट, कंडेंसेट। ओके। इसको अपन बीईसी भी बोलते हैं। तो ये फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। ये आपके सत्येंद्र नाथ बोस जो इंडिया से और आइंस्टाइन है, इन दोनों ने साथ में मिलकर आपके इसकी खोज की थी। ओके। इसका फॉर्मेशन देखो कब होता है? इसका फॉर्मेशन जब होता है जब आपकी कोई गैस है जिसकी बहुत ज्यादा कम डेंसिटी है, बहुत ही ज्यादा पतली गैस है। लगभग कितनी पतली गैस? 1/1 / 1 लेख दी डेंसिटी ऑफ नॉर्मल एयर। आपकी जो नॉर्मल एयर है ना आपके एटमोस्फेयर में, उसकी डेंसिटी को अगर आप 1 लाख से डिवाइड करोगे ना, उतनी डेंसिटी वाली जो गैस है ना, उसको जब आप क्या करोगे? एकदम सुपर कूल करोगे, एकदम लो टेम्परेचर पे, तब आपकी स्टेट बनेगी। तो फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर बनेगी। इसके लिए आपके नोबेल प्राइज भी मिला था 2001 में। किसको? एरिक ए कॉर्नेल को, वोल्फगांग कैटरल को और कार्ल ई विनमेन को। अब एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो, आप लेजर लाइट देखते हो ना, वो एक तरीके से आपकी फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। न्यूट्रॉन स्टार्स होते हैं ना आपके, वो भी फिफ्थ स्टेट है। इवन क्वांटम कंप्यूटर में भी आपका इसका क्या होता है? यूज होता है। ठीक है जी, फाइन। अब चलिए कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। इसका आंसर बताओ जल्दी से। सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी इजी पूछे इस टॉपिक से तो। बोस आइंस्टीन कंडेंसेट इज, क्या है बताओ? चलो जल्दी आ रहा है ना पोल, 30 सेकंड का दे रहा हूँ आपको। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर। ठीक है ना? बीईसी क्या आपका फिफ्थ स्टेट ऑफ मैटर है। चलिए इसका बताइए अभी। अब ये तो देखो कर चुके हैं। ये भी अपन कर चुके हैं ना, डज नॉट डिपेंड अपॉन, ये भी कर चुके हैं। चलो आगे बढ़ते हैं। अभी ये लास्ट है, आज के लास्ट टॉपिक है, इसको और देख लो। ये एक्स्ट्रा टॉपिक है जो आपके एनसीईआरटी के अंदर मेंशन नहीं है, बट देख लेते हैं। ठीक है ना? कभी कभी काम आ जाता है आपके एग्जाम के अंदर। देखो गैसेस अपन क्या करते हैं? दो पार्ट के अंदर डिवाइड करते हैं। एक को बोलते हैं अपन आइडियल गैस, एक को बोलते हैं रियल गैस। आइडियल गैस मतलब जो आपकी रियल में नहीं है। ठीक है ना? जो गैस आपकी रियल में एग्जिस्ट नहीं करती। अब इनकी प्रॉपर्टीज थोड़ी ध्यान रखना, प्रॉपर्टीज आपकी क्या करती है भाई? मैटर करती है। ओके। देखो आइडियल गैस ना एक तरीके से क्या आपकी इमेजिनरी गैस है। क्या है? इमेजिनरी गैस होती है। जैसे आपका इंसान परफेक्ट नहीं होता ना, तो अपन एक इमेजिनरी इंसान को मान लेते हैं एकदम परफेक्ट है, तो वो एक तरीके से क्या है? आइडियल पर्सन है। वैसे ही आपकी आइडियल गेस होती है जिसके अंदर अपन हर चीज परफेक्ट मानते हैं। तो अपन कुछ इसमें अजप्शन लेके चलते हैं आइडियल गेस में, कि इसके जो पार्टिकल्स होते हैं ना, इनका कोई वॉल्यूम नहीं होता है। पहले क्या कैरेक्टरिस्टिक लेते हैं कि इनका कोई भी वॉल्यूम नहीं होता पार्टिकल्स का। क्या पॉसिबल है? ऐसा नहीं है ना, बट अपन मान के चल रहे हैं इसके अंदर। कोलिजन होते हैं वो क्या होते हैं? एकदम इलास्टिक होते हैं। कोई भी दो चीज भाई टकराती है, तो कभी ऐसा होता है कि उनकी एनर्जी आपकी लूज नहीं होती है? ऑब्वियसली होती है ना। इलास्टिक मतलब कोई भी एनर्जी लूज नहीं होती है, तो इनका कोलिजन क्या होता है? एकदम इलास्टिक होता है ना? नो एनर्जी, आपका क्या? नो एनर्जी लॉस, नो एनर्जी लॉस। ठीक है। तीसरी देखो, नो इंटरेक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, पार्टिकल्स के बीच में आपका कोई भी इंटरेक्शन नहीं होता है, मतलब कोई भी फोर्स नहीं लगता है, नो फोर्स। अगेन ये चीज क्या पॉसिबल है? नहीं है। तो अपन क्या मान रहे हैं? इसको अज्यूम कर रहे हैं। ठीक है ना? कोई भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं लगता। अच्छा, जितने भी पार्टिकल्स हैं उनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी मानती है? जीरो मानते हैं। ठीक है ना? बट काइनेटिक एनर्जी डज नॉट इक्वल्स टू जीरो। काइनेटिक एनर्जी क्या नहीं होती है भाई? जीरो नहीं होती है। और सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। सभी पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? डिफरेंट डिफरेंट होती है। वहीं देखो रियल गैस एकदम उल्टी होती है। इनके पार्टिकल्स का वॉल्यूम होता है, एनर्जी लॉस होती है आपके कोलिजन के अंदर, और इंटरमोलिकुलर फोर्सेस क्या करते हैं? काम करते हैं। समझ गए? ठीक है। अभी देखिए जो आइडियल गैस होती है ना भाई, तो ये इमेजिनरी गैस है। इसके लिए आपका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला बनाया गया आपके साइंस के अंदर, दैट इज पीवी इक्वल्स टू एनआरटी। कि मतलब अगर उस गैस के ऊपर पी प्रेशर लग रहा है, अगर उस गैस का वी वॉल्यूम है, अगर उस गैस में आपके नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर नंबर ऑफ मोल्स आपके एन है, अगर उस गैस का टेम्परेचर टी है,
और आर क्या है यहाँ पे, ये गैस कांस्टेंट होता है जिसकी वैल्यू होती है 8.31 जूल पर केल्विन मोल। ये यूनिट याद रखना, यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछ लेते हैं। या फिर बोल सकते हो ये लगभग आपके 2 कैलोरी के बराबर होता है, लगभग 2 कैलोरी के बराबर होता है, या फिर 8.31 जूल पर केल्विन पर मोल, ये ऐसा ही यूनिट होती है। ओके, ठीक है ना। तो इन सब के मिलाने से आपका फॉर्मूला बना है कि भाई प्रेशर इंटू वॉल्यूम आपके बराबर होगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स इंटू आपका आर इंटू टी। ठीक है ना, इनका आपका रिलेशन आपको क्या रखना है भाई, ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में पूछ लेते हैं। ठीक, अब इन्हीं के बेसिस पे आपके अलग अलग लॉज दी गई। सबसे पहली आपकी बॉयल्स लॉ, पहली क्या है, बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ बोलती है कि अगर कोई गैस है उसका टेम्परेचर क्या है भाई, आपका कांस्टेंट है, उसका टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है। आप ये फॉर्मूला दिमाग के अंदर रखना भी, पीवी इक्वल्स टू क्या है, एनआरटी है। अगर देखो टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए, और आर तो वैसे भी कांस्टेंट है और एन भी आपका मान लो कांस्टेंट है, ठीक, तो पी और वी इक्वल्स टू क्या आ गया, कांस्टेंट आ गया। पी इंटू वी क्या आ गया, आपके कांस्टेंट आ गया। क्या पता चला आपको यहाँ से, पी इक्वल्स टू वी क्या होगा, आपका कांस्टेंट होगा। अगर पीवी कांस्टेंट होगा तो अपन बोल सकते हैं कि वॉल्यूम क्या होगा, आपके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा पी के। प्रेशर के क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। या फिर ये भी बोल सकते हो प्रेशर आपका वॉल्यूम का क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। या फिर आप ये भी बोल सकते हो, इससे देखो पीवी कांस्टेंट रहने वाला है कि P1 V1 बराबर होगा हमेशा आपके P2 V2 के। ये फॉर्मूला आपको याद रखना है कि पहली गैस अगर उसका प्रेशर P1 है और वॉल्यूम V1 है तो ये बराबर होगा आपके दूसरी गैस के प्रेशर P2 और V2 के। ठीक, दूसरा आपकी लो दिया है चार्ल्स ने, तो इस लो का नाम होगा चार्ल्स लो। अब है आपका कांस्टेंट प्रेशर। पहले में देखो टेम्परेचर कांस्टेंट लिया, अब प्रेशर लेंगे, उससे अगले में वॉल्यूम कांस्टेंट लेंगे। अगर देखो प्रेशर कांस्टेंट हो जाए आपके, तो वी देखो बराबर है आपके टी के, है ना, तो वी क्या हो जाएगा, आपके प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके भाई, टेम्परेचर के। अगर ये बराबर हो जाएगा तो यहां से देखो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टी देखो डिवाइड में जाएगा, है ना, तो V1 डिवाइडेड बाई T1 आपके बराबर होगा V2 डिवाइडेड बाई T2। ये दूसरा लो। तीसरा लो देखो किसने दिया, तीसरा लो दिया आपके गे लुसेक लो ने। ठीक है ना, अब इसके नाम में बस इतना काम इसने बढ़ा किया है। गे लुसेक लो देखो आपकी बोलता है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, कि भाई कांस्टेंट वॉल्यूम होगा तो देखो प्रेशर क्या हो जाएगा, टेम्परेचर के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। तो यहां से फॉर्मूला बन जाएगा P1 डिवाइडेड बाई T1 आपके बराबर होगा P2 डिवाइडेड बाई T2। नाउ फाइनली लास्ट आपका लो आता है एवोगैड्रोस लो। एवोगैड्रोस लो बोलता है कि एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर, मतलब प्रेशर और टेम्परेचर दोनों अगर आपके कांस्टेंट हो तो इक्वल वॉल्यूम होल्ड्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स। क्या, इक्वल इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैस या लिक्विड होल्ड्स इक्वल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स या फिर मोल्स, या फिर मोल्स। तो यहां से भी देखो एक फॉर्मूला बन जाएगा कि पी V1 डिवाइडेड बाई N1 आपके बराबर होगा V2 डिवाइडेड बाई N2। ये सारे फॉर्मूलेज और सारी डेफिनेशंस आपको याद रखनी है, किस वाले में क्या कांस्टेंट रहता है। अच्छा, एक और फॉर्मूला लिखा रहा हूँ, ये भी याद रखना जरा, अगर रख सको तो अच्छी बात है। जो आपकी रियल गैस है ना भाई, रियल गैस, रियल गैस, इसके लिए भी एक फॉर्मूला है, ठीक है ना। ज्यादा करके एनडीए वाले बच्चे ज्यादा ध्यान रखना है इसको। रियल गैस के लिए आपका क्या फॉर्मूला है भाई, ये है देखो, बहुत ही पेचीदा फॉर्मूला, अब याद रहेगा तो अच्छी बात है, कि प्रेशर ए प्लस ए आपका कांस्टेंट है, एन आपका क्या नंबर ऑफ मोल्स है, वी यहाँ पे क्या है वॉल्यूम है, इन टू वी आपका वॉल्यूम है माइनस एन आपका नंबर ऑफ मोल्स है, बी अगेन आपका एक कांस्टेंट है, ये बराबर होता है आपके किसके, एन आर टी के। ठीक है ना, जहाँ पे ए और बी क्या होते हैं आपके भाई, कांस्टेंट होते हैं। क्या होते हैं, कांस्टेंट। तो ये फॉर्मूला याद रखना, आपको डायरेक्ट फॉर्मूला देके पूछ सकता है, 11 12 से भाई क्वेश्चन पूछ लेता है, इसलिए मैंने लिखवाया है। तो ये चीज रट लेना, पूछ सकता है पूछने को। ठीक है, इसी के साथ देख लो, ये एक दो क्वेश्चन और देख लो, फिर क्लास एंड करते हैं। बताओ जरा इसका आंसर। आइडियल गैस के लिए इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आपका होल्ड नहीं करता है, एलिमिनेशन से ट्राई कर लो। अभी पोल आ रहा है ना भावना, इनफ टाइम मिल रहा है ना अभी, 30 सेकंड कर दिया मैंने। हाँ, मत बोलना कि पोल पहले चला जा रहा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा देखो,
द स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स आर नॉट सेम। ये तो सही है ना भाई, काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है। पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द गैस मॉलिक्यूल इज जीरो, ये भी सही है, पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है। देयर इज नो इंटरेक्टिव फोर्स बिटवीन द मॉलिक्यूल, ये भी सही है। तो सही आंसर क्या होगा भाई? इनकरेक्ट, ऑब्वियस सी बात है, यही होगा कि स्पीड ऑफ ऑल गैस मॉलिक्यूल्स इज सेम। सेम नहीं होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है ना, स्पीड सबकी डिफरेंट डिफरेंट होती है। ओके, तभी तो काइनेटिक एनर्जी सबकी अलग अलग होती है भाई। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? हाफ एम वी स्क्वायर। जब वी आपकी अलग अलग होगी तभी तो सबकी काइनेटिक एनर्जी अलग अलग होगी। ठीक है, इसी के साथ आपकी केमिस्ट्री की फर्स्ट क्लास क्या होती है भाई? खत्म होती है। आई होप यू इंजॉयड दी केमिस्ट्री क्लास। अभी तो शुरुआत है। अब इस चैप्टर में देखो इतने क्वेश्चन नहीं थे, आगे के चैप्टर आप देखोगे ना तो जनरली फिजिक्स के अंदर ज्यादा होगा। कुछ कुछ चैप्टर्स ऐसे होंगे जिनके अंदर आपको 40-40 क्वेश्चंस मिलेंगे एक क्लास के अंदर, क्योंकि वहां से ज्यादा क्वेश्चंस आए हैं। जैसे नेक्स्ट चैप्टर ही देख लो जिसमें सेपरेशन मेथड्स वगैरह होने वाले हैं, आपके आइसोटोप्स वगैरह होने वाले हैं, उनके अंदर ज्यादा क्वेश्चन पूछे थे। ठीक है ना? अभी जो थर्ड या फोर्थ चैप्टर पढ़ेंगे ना अपन, आपके एटम से रिलेटेड है समथिंग। इस बार सीडीएस के अंदर उससे 2-3 क्वेश्चन आ गए थे सिर्फ एक चैप्टर से। इसीलिए बोल रहा हूँ हर चैप्टर को अच्छे से करना, अपने को नहीं पता है कौन से ज्यादा पूछेगा। ठीक है ना? तो बताइए भाई, क्लास में मजा आया ना सभी को? हैव यू एंजॉयड द क्लास? अब देखो, मेरे को नहीं लगता आप इसको रिवाइज करोगे तो इतना ज्यादा बर्डन आने वाला है। तो प्लीज यार ज्योग्राफी को कंप्लीट कर लेना, आलसी मत बनना, ऐसा मत सोचना मैं तो केमिस्ट्री करूंगा अभी, ज्योग्राफी को छोड़ दूंगा। देखो, ये जो साइंस करके ना आप सिर्फ इंडिविजुअल कट ऑफ निकाल लोगे, आप वो नहीं निकाल पाओगे, हाई स्कोर नहीं कर पाओगे। अभी रिजल्ट देख लेते हैं, ठीक है ना? हाँ, रिजल्ट भूल गए थे। तो आज टॉप किया आपके सागर ने, टॉप किया विथ 14 स्कोर। सेकंड पे विनय तोमर, उनका भी 14 स्कोर है, टाइमर का आपका डिफरेंस है। थर्ड पे अखंडदीप है, फोर्थ पे रश्मि है, फिफ्थ पे हितेश है, सिक्स्थ पे अंकित है, सेवन्थ पे सत्यम है, एट्थ पे ऋतुराज है, नाइन्थ पे अंकित है एंड टेंथ पे श्रेया है। ये थे आज के टॉप 10। ओके ओके, ठीक है सत्यम, वही करना है। ठीक है ना? फुल मौज है ना? अब अगले कुछ दिन फुल मौज ही है, ठीक है ना? साइंस डिफिकल्ट नहीं है भाई, इजी सब्जेक्ट है। स्पेशली केमिस्ट्री काफी इजी सब्जेक्ट है। अगर मैं साइंस की बात करता हूँ ना ओवरऑल, अभी तो रुद्र वो कहते हैं ना खतरनाक वाला रूप तो आने वाला बाकी है। केमिस्ट्री देखो सबसे इजी है, लिटरली सबसे इजी है। ठीक है ना? इससे डिफिकल्ट मिलेगी आपको बायो। ठीक है ना? मोर। और इस बायो से ज्यादा डिफिकल्ट मिलेगी आपको फिजिक्स, और ज्यादा हाई। अब देखो, वैसे फिजिक्स डिफिकल्ट नहीं है, बट जो बच्चे लाइक मैथ्स के अंदर वीक होते हैं, जिनको फियर होता है ना, उनको वो डिफिकल्ट लगती है। अदरवाइज फिजिक्स भी डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि देखो मोस्ट ऑफ द ओटीए स्टूडेंट्स मैथ्स होती नहीं है तो उनको डिफिकल्ट लगती है। फिर वहीं जो आईएमए एफए वाले स्टूडेंट्स होते हैं ना, उनको डिफिकल्ट नहीं लगती है। हाँ, रौद्र रूप आना बाकी है। ठीक है ना? चलिए फिर, अब कल आपकी क्लास ना 3:30 होगी या फिर 4 पे होगी? 3:30 होगी मोस्ट प्रोबेबली। हाँ, न्यूमेरिकल बहुत होते हैं। इस बार भी आपने देखा ना सीटीएस में कितने न्यूमेरिकल आ गए थे। अब वो जो बोएंट फोर्स वगैरह सब कुछ आया था, मैंने पिछली बार भी पढ़ाया था और इस बार भी आपको पढ़ाऊंगा। जबकि वो एनसीईआरटी के अंदर आपकी इतना इन डिटेल मेंशन नहीं है ना? जो न्यूमेरिकल दिया था ना वो तो आप कर ही नहीं सकते थे एनसीईआरटी से। अब बच्चे क्या होते हैं, केमिस्ट्री करते हैं, बायोलॉजी करते हैं, आदि देखो एक सीन बताता हूँ आपको, बच्चे कैसे होते हैं, स्टूडेंट्स कैसे होते हैं। ये आपके साथ भी हो सकता है, ये नहीं करना है, मैं बता रहा हूँ आपको, ये नहीं करना। आज 8 बजे क्या कर दूं? आज 8 बजे, आज की तो हो गई ना क्लास? सृष्टि, कौन सी दुनिया में जी रहे हो आप? मेरे को लग रहा है आप कंफ्यूज हो काफी। देखो, जो केमिस्ट्री होता है ना, इसके अंदर बच्चे फुल ऑन करते हैं। बायो में आपके फैक्ट्स आ जाते हैं, स्पेशली जैसे प्लांट्स किंगडम, एनिमल किंगडम वाले जैसे चैप्टर हो गए, जिसमें पूरा रटना है, एकदम रट्टा 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 रट्टा। और बहुत सी और चीजें भी आपको रटनी पड़ती है। तो बायो में कुछ बच्चे क्या करते हैं, आपके डिसकंटिन्यू करते हैं, मतलब देखना बंद कर देते हैं। या तो रिकॉर्डिंग देखना कर देते हैं, या फिर बैकलॉग बनाना स्टार्ट कर देते हैं, कुछ ना कुछ फालतू काम करना स्टार्ट कर देते हैं। और फिजिक्स, फिजिक्स से तो अपने फियर है भाई माइंड के अंदर, है ना? डिफिकल्ट लगता है।
तो वो क्या कर देगा, वो तो इसको छोड़ ही देगा कंप्लीटली। नहीं, 8 बजे नहीं होगा सृष्टि। 8 बजे पॉसिबल नहीं है यार। वही ना, सिर्फ साइंस पे नहीं रखना है, आपको सारी सब्जेक्ट करनी है। आपको इकोनॉमिक्स कराऊंगा तो इकोनॉमिक्स भी अच्छे से करनी है, पॉलिटी भी अच्छे से करके जाना, सब करके जाना अच्छे से। बट साइंस को हाईएस्ट प्रायोरिटी देनी है आपको, है ना। वही ना, सबका अलग अलग मत है, कुछ बोलेंगे कि 8 बजे कर दो, कुछ बोलेंगे कि नहीं करो। तो मैं फिर अपनी करता हूँ, अपने हिसाब से करता हूँ, कितने बजे करनी है कितने बजे नहीं करनी है। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं, कल की क्लास में मिलेंगे, कल करेंगे अपन सेकंड चैप्टर, एंड सेकंड चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आज वाले से काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ठीक है ना। एंड उससे आपके आई थिंक इस बार शायद क्वेश्चन भी आया था, शायद उससे आया था या फिर उससे अगले वाले में। वे इजी नहीं होता है ना संध्या, वे इजी नहीं होता है। पढ़ाता तो मैं देखो सब सब्जेक्ट सेम ही हूँ, जैसे ज्योग्राफी पढ़ाया, जैसे आपको केमिस्ट्री पढ़ाया, वैसे ही वो पढ़ाने वाला हूँ। मैं कोई भी चीज पढ़ाता हूँ ना तो एकदम मन से पढ़ाता हूँ, दिल से पढ़ाता हूँ, मैं उस मोटिव से कभी कोई चीज ना तो प्रोवाइड करता हूँ ना पढ़ाता हूँ, कि बस मेरी ड्यूटी हो कि भाई आपको नोट्स दे दिए, पढ़ लो, पढ़ना है तो पढ़ो, नहीं पढ़ना है तो मत पढ़ो। मैं कोई ड्यूटी की तरह नहीं करता हूँ, मेरे को ये चीज करने में मजा आता है, इसलिए मैं अच्छे से करवाता हूँ। अपना आपने अगर कहीं पे भी कभी भी बैच लिया है, आप एक बार सोच के देखना, क्या आपको वहां पे इन डिटेल इतना मतलब कोई टीचर प्रेशर लगा के पढ़ाता था क्या, इतना प्रेशर लगा के। मैं हर एक चीज रिसर्च करता हूँ, खुद से रिसर्च करके फिर मैंने ये सारी स्लाइड्स बनाई है आपकी। ठीक है ना। इंग्लिश में नेक्स्ट मंथ में आपको दे देगा, खंड बोला है ना, अगले महीने का। एक बार ये वाला कंप्लीट कर लो, ताकि वरना बच्चे ये वाला ही नहीं करेंगे, और वो मैं नहीं चाहता। ठीक है ना। चलिए फिर सेशन एंड करते हैं। थैंक यू एंड जय हिंद।